ब्रेकिंग न्यूज, शहर के बीचों बीच एक भयानक हादसा हुआ है। काफी लोग घायल हुए हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अपनी टीम इकट्ठा करो और मदद के लिए निकलो। जी बॉस। चिकित्सा संत वुशुआंग, उनके सीने पर लगा वह बैज, वह ग्लोबल टॉप मेडिकल एसोसिएशन का है, जो उनका सबसे बड़ा निशान है। यह सिर्फ एक ही है। अब हम सुरक्षित हैं। घायलों को उनकी हालत के हिसाब से बांटो। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें पहले बचाओ। जी। मेरे पिता की आखिरी सांसें चल रही थीं। चिकित्सा संत वुशुआंग, आप में तो मरते हुए को बचाने और उन्हें फिर से जीवन देने की ताकत है। शुक्रिया चमत्कारी डॉक्टर। शुक्रिया चमत्कारी डॉक्टर। शुक्रिया चमत्कारी डॉक्टर। आज आपका एक जरूरी काम है, आपके मंगेतर कियान तियानसी की शादी। शाओमिंग, मेरे लिए पता लगा कि मेरे मंगेतर का क्या कार्यक्रम है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। बॉस, मिस्टर कियान अभी डोम होटल में है। सी भैया, अगर दीदी को पता चला कि आप उनके साथ इतने अच्छे सिर्फ इसलिए थे ताकि मुझे उनकी माँ के शेयर मिल सके, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वह तो बस गांव से आई एक अनाथ लड़की है। वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? क्या बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही है? चलो मैं तुम्हारी ये गर्मी शांत कर देती हूँ। कौन है? कियान तियानसी, तुम याद रखना, आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। मैं जियांग न्यान तुम्हें छोड़ रही हूँ। जियांग न्यान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जियांग परिवार का रिश्ता क्योटोबो परिवार से तय हो चुका है। अब तुम याओ याओ की जगह लोगी और उस 52 साल के यंग मास्टर बो से शादी करोगी। मैं 52 साल का? वैसे वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी ही नहीं है, बल्कि वह लाचार भी है और व्हील चेयर पर रहता है। बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर? तुम चाहते हो कि मैं जियांग याओ याओ की जगह शादी कर लूं ताकि तुम दोनों साथ मिलकर मजे कर सको? ऐसा कभी नहीं होगा। और सुनो, चाहे वो 52 साल का लाचार इंसान ही क्यों ना हो, वो तुम जैसे कचरे से तो बहुत बेहतर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है? क्या मेरे साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी है? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? जायदाद पर सौतेले पिता और उस दूसरी औरत ने कब्जा कर लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करने में दिलचस्पी रखती हो? सिर्फ 3 महीने के लिए मैं तुम्हारी जायदाद वापस दिलाने में मदद करूंगा और तुम मेरी परेशानियों को दूर रखना। अगर मेरे उस बेकार पिता और उस औरत ने कंपनी के शेयर्स का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर किया क्योटो के बो परिवार के बड़े साहब से शादी करने के लिए, तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। दूसरों के इशारों पर नाचने से अच्छा है कि मैं खुद ही कोई कदम उठाऊं। माफ कीजिए, आपका नाम क्या है? बोजुलिन। जियांग न्यान। ठीक है, अब मुस्कुराइए। क्या तुम क्योटो से हो? तो क्या तुम्हारा क्योटो का वो परिवार से कोई रिश्ता है? मैं रहने दो, तुम्हारे कपड़े इतने साधारण लग रही हैं और इस होटल में तुम्हारा आना जाना बस एक आम आदमी जैसा ही है। तुम कोई अमीर इंसान नहीं लगते। अपना फोन नंबर दे दो, कल मैं तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने आऊंगा। मेरे घर का पता है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। प्रेसिडेंट बो, आपका और जियांग परिवार की दूसरी बेटी का जियांग याओ याओ के साथ रिश्ता तय है, तो आप जियांग न्यान से शादी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको बड़े साहब के गुस्से का डर नहीं है? रिश्ता तो सिर्फ जियांग और बो के परिवारों के बीच था। ये तय नहीं था कि मैं किससे शादी करूंगा। वैसे भी ये जियांग याओ याओ, इसका व्यवहार ठीक नहीं है और मुझे ये जियांग न्यान
काफी दिलचस्प लग रही है। इसके साथ शादी करने में कोई बुराई नहीं है। कल सुबह वो परिवार यहाँ आने वाले हैं। याओ याओ और तियानसी, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके परिवारों ने उनकी शादी की बात पक्की कर ली है। तो वो परिवार के साथ शादी की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही निभानी होगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं और सी भैया खुद को रोक नहीं पाए। हम काफी समय से साथ हैं और शायद अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शादी से पहले माँ बनना और दूसरों का प्यार छीनना, तुम्हारी ये हरकत है जिस पर तुम्हें शर्म के बजाय गर्व हो रहा है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही हो। जैसी माँ वैसी ही बेटी। तुम दोनों ही बहुत बुरी हो। तुमने क्या कहा? मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम शादी कर लेती हो तो तुम्हारी माँ के हिस्से के शेयर्स मैं कल ही तुम्हें दे दूंगा। कल ही तुम्हें दे दूंगा। मेरी माँ के शेयर्स तो मैं खुद ही एक एक करके वापस ले लूंगी। रही बात वो परिवार की, तो तुम में से जिसे चाहे उससे उसकी शादी करा दो। क्योटो का वो परिवार आ गए हैं। वो परिवार तो 50 साल के हैं और व्हील चेयर पर हैं। तो फिर यह जरूर वो परिवार के बड़े साहब होंगे। बिल्कुल सही, यही है वो। ये वो जुल्लिन तो काफी नेक निकला। अपने दादाजी को ही रिश्ते की बात करने ले आया। अब देखती हूँ तुम मुझे कैसे मजबूर करते हो क्योटो का वो परिवार के यहाँ शादी करने के लिए। अब खये क्या देख रही हो? यह आदमी तुम्हारा होने वाला पति है। जल्दी से नमस्ते कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत फहमी हो रही है। ये मेरा पोता है और मैं इसका दादा हूँ। तो आप वो परिवार के साहब हैं? क्या वह वो परिवार के बड़े बेटे हैं? ये क्या चल रहा है? जिससे मैंने अभी शादी की है वो वास्तव में जियांग याओ याओ है, वही जिससे मैंने शादी करने से मना किया था। क्या वह 50 साल से ज्यादा के नहीं थे? दोनों पैरों से लाचार। क्या वह व्हील चेयर पर नहीं बैठते थे? वो सब मेरे पोते के बारे में था। वो शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए बाहर कुछ अफवाहें फैला दी गई थी। जुनलिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? तो आप जल्दी से जियांग परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग, मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं जियांग से। अरे जुनलिन, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। तुम तो सच में हीरो में एक हो। सिर्फ हमारी पढ़ी लिखी और समझदार याओ याओ ही तुम्हारे काबिल है। बिल्कुल सही, हमारे जुनलिन बहुत काबिल है और हमारी याओ याओ के साथ उनकी जोड़ी स्वर्ग में बनी लगती है। जुनलिन भैया, सच तो यह है कि मैं काफी समय से आपकी दीवानी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। दीदी, तुम क्यों हंस रही हो? दीवानी? लगता है छोटी बहन भूल गई कि कल रात किसने मम्मी पापा के साथ मिलकर मुझे शादी के लिए मजबूर किया था और अब अचानक तुम जुनलिन की दीवानी बन गई। जियांग न्यान, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें कोई तमीज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि झूठी बातें बनाकर तुम याओ याओ को बदनाम कर दोगी? तुम जैसी बदतमीज लड़की कभी भी बराबरी नहीं कर सकती जुनलिन जैसे महान इंसान की। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे चिढ़ है, लेकिन तुम्हें इतने लोगों के सामने जानबूझकर मुझे बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो परिवार को एक वाकई काबिल बहू मिले। वही तो, हमारी याओ याओ काबिल और समझदार है। वह जरूर जुनलिन की वो परिवार को संभालने में मदद करेगी। रही तुम्हारी बात, तो हम तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। मुझे तो लगता है कि वह फार्म का मालिक तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो फिर तुम सबको निराशा हाथ लगने वाली है। पतिदेव, मैंने और जुनलिन ने पहले ही शादी कर ली है। मैं और जुनलिन शादी कर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये शादी के कागजात यकीनन नकली हैं। तुम जैसी बदतमीज बेटी, वो परिवार यहाँ मौजूद हैं और तुम तमाशा कर रही हो। तुमने इतने गिरे हुए तरीके अपनाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनिए जी, जरा देखिए, ये कह रहे हैं कि हम नकली पति पत्नी हैं। यह तो हद हो गई। दिन के उजाले में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही होने वाले जीजा को फंसाने की? कोई है? इसे सजा दो।
आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत की? क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? प्रेसिडेंट बो, तुमने क्या कहा? ये मुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट वो भला कैसे पसंद करेंगे इस जैसी बिना तमीज वाली मामूली लड़की को? जुनलिन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुमने नियन नियन बेटी के साथ शादी कर ली है? दादाजी, मैं आज रात होटल में याओ याओ से शादी की बात करने गया था, लेकिन वहाँ अचानक मैंने देखा कि वो अपने प्रेमी के साथ थी। तभी इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नियान नियान से हुई। हमें पहली नजर में प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। देखा जाए तो मिस याओ याओ, तुम और तुम्हारा प्रेमी मेरे और नियान नियान के लिए बिचौलिए साबित हुए। नहीं, ये सब एक गलतफहमी है। अब जब ऐसा है ही तो सबको खुश रहने दो। मुझे भी नियान नियान जैसी बच्ची काफी अच्छी लगी। पत्नी, ये 20 अरब डॉलर का तोहफा है। बहुत अच्छे। यहाँ का माहौल बहुत खराब है। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। ठीक है। अरे सुनो तुम। जियांग नियान नियान, तुम ये मत सोचना कि अपनी चालाकी से तुम वो जुनलिन को छीन लोगी। वो सिर्फ मुझसे शादी करेंगे। हाँ, और सुनो, अभी के लिए जियांग याओ याओ को नीचे दिखाने में मेरी मदद के लिए शुक्रिया। हम दोनों के बीच सिर्फ एक समझौता हुआ है। ये पैसे वापस रख लो। तुम मुझसे शादी कर चुकी हो तो ये तुम्हारा हक है। मुझ वो परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। तुम्हें बस सुकून से मेरी मैसेज वो बनकर रहना है। जुनलिन भैया, एक छोटा सा चुंबन। जियांग नियान नियान, तुम कितनी बेशर्म औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनलिन भैया को फंसाने की? बरका रही हो, माफ करना, वो मेरे पति हैं। अगर मैं उन्हें प्यार भी करूं तो ये बिल्कुल सही है। रही बात तुम्हारी, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। क्या तुम्हारी उस बुरी माँ ने तुम्हें तहजीब नहीं सिखाई? तुम जुनलिन भैया, देखो ये कितनी बदतमीज है। इसे घर लाए तो ये सबको परेशान कर देगी। इससे अच्छा तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बहुत सीधी सादी हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरी पत्नी जियांग नियान नियान है। दफा हो जाओ। ठीक है, अब सब चले गए तो नाटक बंद करो। परसों मैं और दादाजी क्योंटो वापस जा रहे हैं। कल शाम को हम दोनों परिवार साथ में खाना खाएंगे और शादी की बातों पर चर्चा करेंगे। हम ठीक है। चिंगशान, भूलना मत, कल शाम हम हीटन होटल में साथ में रात का खाना खाएंगे। जी एल्डर बो, हमारा पूरा परिवार वहां आएगा। जियांग नियानन नियान नियानन नियान, वह 20 अरब डॉलर का शगुन मुझे दे दो। ये शगुन वो परिवार ने मुझे दिया है। क्या आप इसे हड़पना चाहते हैं? तुम इसे मुझे दो। मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ ये 20 अरब ही नहीं, आगे चलकर जो कुछ भी मेरा है वो सब मैं आप लोगों से वापस ले लूंगी। तुम जियांग नियान नियान, तुम्हारी चीजें सिर्फ मेरी हो सकती हैं। अब तुम्हारे पास पोशाक नहीं है तो देखती हूँ तुम पार्टी में कैसे जाती हो। हेलो शाओमिंग, मेरे लिए एक बिल्कुल नई पार्टी ड्रेस तैयार करो जिससे मैं सबको हैरान कर दूं। समझ गया बॉस, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। जी आ गया हो याओ, अब तुम बस देखो पार्टी में मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। याओ याओ, तुम आज बहुत चमक रही हो। दादा वो आप तारीफ ज्यादा कर रहे हैं। आपकी शख्सियत ही सबसे अलग है। नियान नियान कहाँ है? वो मेरी पत्नी है। वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आई? यंग मास्टर बो, आप शायद नहीं जानते, यह लड़की न्यान न्यान बचपन से गांव में पली बढ़ी है। आज उसने अचानक कहा कि वह किसी के साथ बाहर घूमने जा रही है। शायद वह नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, आज हमारी याओ याओ यहाँ है। वह आपसे बातें करेगी ताकि आप दोनों के बीच नजदीकियां बाएं। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई।
माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। क्या ये जियांग न्यान वह बदतमीज लड़की नहीं है? यह तो बिल्कुल बदली हुई लग रही है, इतनी खूबसूरत। दीदी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं क्यों नहीं आ सकती? ये पारिवारिक दावत असल में मेरे लिए ही रखी गई थी, या फिर तुम्हारे मन में कुछ खोट है जो नहीं चाहते कि मैं आऊँ? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो बस तुम्हारी गांव वाली परवरिश की चिंता थी कि तुम्हें बड़े घरानों के तौर तरीके नहीं पता होंगे, कहीं तुम हमारा मजाक न बनवा दो। तो फिर तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई। नियन बेटी, कहीं जगह देखकर बैठ जाओ। मेरी पत्नी आज वाकई बहुत सुंदर लग रही है। दीदी, ये सब बहुत ही महंगी वाइन है। अफसोस की बात है कि तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो, तुम्हें इनकी परख नहीं होगी। शराब पीने जैसी ये चीजें महज कुछ अमीर घरानों के बेकार के चोंचले हैं। मेरी बो परिवार की बहू को इन सब की जरूरत नहीं है। चुनलिन, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। ये गिलास पोर्तो लेफ्ट बैंक की वाइन है। इसका साल 2008 है। इसमें मुख्य रूप से कैबिनेट सॉवरेन है, जिसमें मर्लो और कैबिनेट फ्रैंक मिलाया गया। ब्लैकबेरी के अलावा इसमें देवदार की भी हल्की खुशबू है और इसका स्वाद काफी देर तक रहता है। यह लड़की गांव में पली बढ़ी है, इसे इतना सब कैसे पता? यह तो बिल्कुल एक पेशेवर पारखी की तरह बोल रही है। चिकित्सा संत होने के नाते मैंने बहुत दुनिया देखी है। ऐसी मामूली चीजें तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये गिलास बोर्दो राइट बैंक वाइन है, जिसका साल 2005 है। इसकी वैरायटी मर्लो है, जिसमें थोड़ा कैबरनेट फ्रैंक भी मिला है। इसमें आलू बुखारे और चेरी के अलावा भुनी हुई ओक की लकड़ी जैसी महक भी है। और ये गिलास 2010 की नापा कैबरनेट सॉविग्नन है। इसका स्वाद काफी गहरा है। इसकी बनावट बहुत मजबूत है, जिसमें ब्लैक करंट, तंबाकू और पुदीने की खुशबू आती है। जियांग न्यान, आखिर तुम ऐसे और कितने सरप्राइज देने वाली हो जिनके बारे में मुझे नहीं पता? मुझे याद है, मेरी बहन भी शराब की बहुत बड़ी पारखी है। क्यों ना ऐसा करें, ये शराब तुम चखो। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस इसे थोड़ी देर और चखना चाहती हूँ ताकि बारीकी से समझ सकूं। रहने दो, बेहतर होगा कि मैं ही तुम्हारी जगह बता दूं। ये गिलास 2012 के इटली की सुपर कनाटोस वाइन है, जो मुख्य रूप से सांगियो वेसे और कैबरनेट सॉविग्नन का मिश्रण है। इसमें लाल जामुन, मसाले और हल्की धुएं जैसी महक है। वह जानती है, वह इतना सब जानती है। वह पक्का वो परिवार के सामने दिखावा करने के लिए पहले से तैयारी करके आई होगी। क्या इसने यह सब रट लिया है? रटना? ये शराब हर साल इसके रखरखाव की स्थिति के हिसाब से स्वाद में बदल जाती है। रट कर बताना मुमकिन नहीं है। नियन बेटी, तुम इतनी बारीकी से पहचान सकती हो, तुम वाकई कमाल की हो। आह, बुजुर्ग दादाजी, एम्बुलेंस बुलाओ। यंग मास्टर बो, पहले घबराइए मत। हमारी याओ याओ शाही राजधानी की जानी मानी मेडिकल टॉपर है। अगर वह बड़े साहब का इलाज करे तो वह एम्बुलेंस से भी ज्यादा असरदार होगी। याओ याओ, यह भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है, जल्दी जाओ। ठीक है यंग मास्टर बो, जरा मुझे देखने दीजिए। दादा बो को अचानक दिल का दौरा पड़ा है, हमें तुरंत सीपीआर शुरू करना होगा। दादाबू के गले में साफ तौर पर खाना फंस गया है। हमें फौरन हेमलिच पैंतरा तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। अगर जबरदस्ती सीपीआर किया गया तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तुम क्या जानती हो, मरीजों का इलाज करने में मैं सबसे बड़ी प्रोफेशनल हूँ। पापा, इसे रोकिए। अगर और देर हुई तो दादाबू को बचाना मुमकिन नहीं होगा। तुम हटो। दादाबू को अभी साफ तौर पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी उस बाहरी चीज को तुरंत बाहर निकालना होगा। जियांग न्यान, मुझे लगता है तुम मेरी कामयाबी को देखकर जल रही हो।
इसीलिए जानबूझकर वो परिवार के सामने खुद को अच्छा दिखाने और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं चिकित्सा जगत की माहिर चिकित्सक वुशुआंग के सबसे बड़े शिष्य की शिष्या हूँ। मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वुशुआंग तो मेरा वो नाम है जो मैंने दुनिया में अपनी पहचान छुपाने के लिए रखा है, पर मैंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। पीछे हटो, वहां मत जाओ। याओ याओ के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हाँ, तुम तो कभी स्कूल भी नहीं गई हो। मेरे ख्याल से यहाँ और गड़बड़ मत फैलाओ। तुम क्या चीज हो? इलाज करना और लोगों को बचाना डॉक्टरों का काम है और तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। हालात बहुत गंभीर हैं। मुझे न्यान न्यान पर यकीन है। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम कर पाओगी? अगर ये लोग मुझे न रोके तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। एक इंसान जिसे चिकित्सा की समझ तक नहीं है, वह भी यहाँ दिखावा करने पर अड़ी है। अगर यह किसी की जान बचा पाई तो मैं लियू यूहे अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। अगर इसने बड़े महाराज को ठीक कर दिया तो मैं इसके आगे 3 बार सिर झुकाऊंगा। सब चुप हो जाओ। अगर अब किसी ने एक शब्द भी बोला तो अंजाम बुरा होगा। ये बैज, ये तो साफ तौर पर चिकित्सा संत वुशुआंग की खास निशानी है। क्या वाकई ये चिकित्सा संत महोदय है? क्या तुमने मुझे बचाया? तुम सच में चिकित्सा संत वुशुआंग हो? नहीं, वो चिकित्सा संत महोदय नहीं हो सकती। वो बस एक गांव की रहने वाली मामूली लड़की है। मुझे लगता है कि ये बैज उसने बस कुछ ही डॉलर में खरीदी हुई एक नकली चीज है। पहले ये बात छोड़ो कि मैं चिकित्सा संत महोदय हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हें तो सबसे बुनियादी प्राथमिक उपचार की समझ भी नहीं है, और फिर भी कहती हो कि तुम चिकित्सा संत वुशुआंग की मुख्य शिष्या हो। मुझे तो लगता है कि तुम बस एक अनपढ़ धोखेबाज हो। तुम ज्यादा खुश मत हो। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा तुक्का लग गया। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें चिकित्सक वुशुआंग से असली शिक्षा मिली है? फिर तुम्हें दिल की बीमारी और गले में कुछ फंसने की वजह से होने वाली घुटन के बीच का फर्क भी नहीं पता? न्यान, तुम तो हमारे वो परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हो। बताओ, तुम क्या चाहती हो कि दादाजी तुम्हारा शुक्रिया कैसे करें? दादा वो खुशी है कि आप ठीक है। वैसे तुम लोगों को क्या आप अपनी हार स्वीकार करके शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? शर्त? कैसी शर्त? मुझे याद नहीं है। लगता है कि इस मेडिकल की होनहार छात्रा ने अपने पिताजी की भूलने की बीमारी का इलाज नहीं किया। तुम तुम सब भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। तुम लोगों ने अभी कहा था कि अगर मैं दादाबू को बचा लेती हूँ तो तुम घुटनों के बल बैठ जाओगे और झुककर मुझसे माफी मांगोगे। तुम तीनों घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगो। यंग मास्टर बो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता अपनी बेटी के सामने घुटने टेके? वही तो, तुम्हें भगवान का डर नहीं है। हमने तो बस यूं ही कह दिया था और तुम तो अब पीछे ही पड़ गई हो। दीदी, अब नखरे दिखाना बंद करो। तुमने जो चिकित्सा संत महोदय होने का नाटक किया उस बारे में हम अब और कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने अब भी जिद की तो हमारे जियांग परिवार की इज्जत तुम पूरी तरह मिट्टी में मिला दोगी। तुम्हारी बात में दम तो है। बड़ों का मेरे सामने झुकना वाकई ठीक नहीं है, लेकिन पिता का कर्ज बेटी चुकाती है, तब तुम ही माफी मांगो। जियांग नियान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? अगर ये बात बाहर पता चली तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आखिरकार मैं एक ऊंचे खानदान की लड़की हूँ। अगर तुम ऊंचे खानदान से हो तो तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए, वरना मैं अभी जांच करवाऊंगा कि तुम्हारी मेडिकल की डिग्री कितनी सच है। नहीं, मेरी फर्जी डिग्री की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। घुटने टेको। दीदी, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम पहले ही ऐसा कर लेते तो क्या ही बेहतर नहीं होता। अच्छे बच्चे बनो। दीदी तुम्हें माफ करती है। नियन बेटी, तुम्हारा ये स्वभाव देखकर लगता है कि तुम मेरे मिजाज से काफी मिलती जुलती हो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी और जुनलिन की शादी की रस्में पूरी कर दी जाएं। दादा आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है। अब हम सब एक ही परिवार हैं। जो भी बात हो बेझिझक कहो। जब तक तुम्हारे दादाजी इसे कर सकते हैं मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ के दिए हुए उस विला से मेरी विदाई हो, इसलिए उन तीनों को वहां से बाहर निकलना होगा। मुझे पता है कि यह विला तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद हम तीनों इसी विला में रह रहे हैं। हमारे लिए घर बदलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तुम एक अकेली लड़की हो। इतने बड़े विला में रहना सुरक्षित नहीं है। अगर हम साथ रहेंगे तो तुम्हारा बेहतर ख्याल रख पाएंगे। ख्याल रखना? तुम्हारे ख्याल रखने का मतलब क्या मेरी माँ के चले जाने के बाद मुझे गांव में छोड़ आना था? क्या तुम बस परजीवी बनकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो? क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा है तो सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही होगा।
लेकिन चिंगशान, ये बात अब तय हो चुकी है। ठीक है, हम जल्द ही चले जाएंगे। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द युहुआ ग्रुप के 70% शेयर मेरे नाम कर दो। यही मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। क्या मंजूर नहीं है? बिल्कुल मंजूर है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई पूरी होने में थोड़ा समय लगेगा, पर मैं इसे जल्दी करवा दूंगा। खाके गैनी कहते हैं न्यान न्यान, ये पन्ने का कंगन सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसे शगुन समझकर रख लो। ये वो परिवार का पुश्तैनी कंगन है। सुना है ये तांग राजवंश के समय से चला आ रहा है। इसकी कीमत 10 अरब है। 10 अरब? ओल्ड मास्टर बो, इतना कीमती तोहफा इस गांव की लड़की को दे रहे हैं। इसे इसकी कद्र नहीं होगी। इससे अच्छा है कि हम इसे संभाल कर रख लें। दादाजी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन ये कंगन बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अब हम एक ही परिवार है, इसमें संकोच कैसा? जब दादाजी ने तुम्हें ये दिया है तो तुम इसे रख लो। तो फिर शुक्रिया दादाजी। ये कंगन वाकई बहुत खूबसूरत है। ये कंगन सिर्फ वो परिवार की बहू ही पहन सकती है। दादाजी तुम्हें बहुत अहमियत देते हैं। तो फिर मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। जब हम अलग होंगे तब मैं इसे सही सलामत आपको लौटा दूंगी। तुम वहीं रुक जाओ, मेरा कंगन मुझे वापस करो। तुम वहीं रुक जाओ, मेरा कंगन मुझे वापस दो। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ए लड़की, भाई की यह भारी मोटरसाइकिल है, तुम इसे नहीं चला पाओगी। तुम्हारी गाड़ी अब मेरी हुई। तुम गाड़ी पर बैठो। अफवाहों के अनुसार जियांग न्यान बचपन से ही गांव में पली बड़ी है, बहुत जुल्म सहा है, तो फिर अब ये पूरी तरह अलग क्यों लग रही है? शुक्र है कि ये टूटा नहीं। दफा हो जाओ। क्या तुम्हें पता है कि अभी कितना खतरा था? जूते पहन लो। तुम ठीक तो हो? माँ के चले जाने के बाद ये पहली बार है जब किसी ने मेरी चिंता की है। घटिया आदमी, जो कहना है जल्दी कहो। न्यान, मुझसे गलती हो गई। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। न्यान, मैं अभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूं। तुम कहाँ हो? मैं सामने से मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। क्या ध्यान से, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो जाकर कहीं अपना दिमाग ठीक करो। मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे परेशान मत करो। न्यान, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। अरे और वैसे भी तुम्हारी उस मामूली गांव वाली पृष्ठभूमि के साथ तुम्हें कौन पसंद करेगा? बेवजह की जिद छोड़ो, जल्दी से मेरे साथ सुलह करने के लिए मान जाओ। कचरे को वहीं जाना चाहिए जहां कचरे की जगह होती है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। न्यान, तुम जरा होश में आओ। तुम्हें अभी उस धोखेबाज आदमी ने धोखा दिया है। दोबारा किसी मर्द के जाल में मत फंसना। जियांग न्यान, मुझ पर फोन काटने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत दर्द हो रहा है। याओ। जिंगहेंग भैया, आप वो परिवार के दूसरे बेटे होकर भी मुझे खुद घर छोड़ने आए हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं तो असल में दावत पर आया था दादाजी को घर ले जाने के लिए। क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने दादाजी को वापस भेज दिया है, तो मैं भला तुम्हें इस तरह अकेले तो नहीं जाने दे सकता था। शुक्रिया जिंगहेंग भैया। शुभ रात्रि। मैं जियांग न्यान।
देखती हूँ तुम और कब तक खुश रह सकते हो। जैसे ही मैं वो परिवार के दूसरे बेटे के करीब आ जाऊंगी, मुझे जल्द ही मौका मिल जाएगा वो जुनलिन को हासिल करने का। जब वो जुनलिन उस जियांग परिवार से शादी कर रहा है, जो गांव से आई एक नासमझ लड़की है, तो फिर क्यों ना मैं इस मशहूर मेडिकल की होनहार छात्रा से शादी कर लूं, ताकि वो परिवार के वारिस की गद्दी सिर्फ मेरी ही हो। जियांग याओ याओ, कल तक तो तुम मेरे साथ थी और आज तुम पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। अब मैं वो परिवार के दूसरे बेटे की पसंद बन चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हुआ। वो परिवार के दूसरे बेटे? तुम कह रहे हो कि अभी जो आदमी था वो क्योटो वो परिवार का आदमी है? हाँ, सही कहा। वैसे तुम्हारी भरपाई करने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकती हूँ। बस तुम वो परिवार में मेरी शादी कराने में मदद करो तो मैं तुम्हें फायदा पहुंचा सकती हूँ। बेबी, बताइए आगे क्या करना है? जुनलिन, इस बार तुम्हें मेरे साथ क्योटो वापस चलने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं हाइचिंग में रहो और नियाना नियान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाओ। जी दादाजी। नियाना नियान, मैं पहले वापस जाकर तुम दोनों की शादी की तैयारियां करता हूँ। जब सब लगभग तय हो जाएगा तब तुम जुनलिन के साथ वापस आ जाना। ठीक है, शुक्रिया दादाजी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। क्या वह आएगी? बाकी चीजों का तो पता नहीं, पर ये उसकी माँ की निशानी है, वो जरूर आएगी। प्रेसिडेंट बो, ये इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े बिजनेस वकील हैं। इन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। अब से मैडम के शेयरों के समझौते का मामला यही संभालेंगे। प्रेसिडेंट बो, ये रहे वो शेयर ट्रांसफर के कागजात। कृपया इन्हें एक बार देख लीजिए। जाओ और पता लगाओ कि वो कहाँ है। हम अभी वहां जा रहे हैं। जी सर। मेरी माँ का लॉकेट कहाँ है? नियाना नियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माना कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम तो एक नंबर के ढोंगी हो। शक्ल भी अच्छी नहीं और काम भी खराब है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, जब तुमने जियांग याओ याओ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था, तभी हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। दीदी, तियानसी भैया ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से इतने सरप्राइज तैयार किए हैं। तुम इतनी बेरुखी से कैसे बात कर सकती हो? तुम दोनों का चक्कर चल रहा था और अब तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? माफ करना, मुझे यानी जियांग नियाना नियान को तुम जैसे गिरे हुए और धोखेबाज इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम गांव में पली बड़ी एक बेवकूफ हो। मेरे साथ रहना तुम्हारी 8 जन्मों की खुशकिस्मती है। बिल्कुल, यंग मास्टर केआर ने सिर्फ वही गलती की है जो हर मर्द करता है। कितनी ही लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अगर तुम्हें गंदगी इतनी ही पसंद है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम नियाना नियान, तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। मैं आगे से तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन करूंगी? मुझे लगता है तुम्हारी नजर सिर्फ यूए हुआ ग्रुप के शेयरों पर है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे गिरे हुए इंसान को कोई पूछेगा भी नहीं। मैं जियांग नियाना नियान इतनी भी मजबूर नहीं हुई हूँ कि इस हद तक गिर जाऊं। नियाना नियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लगता है तुम्हारी माँ का वो लॉकेट तुम्हें अब और नहीं चाहिए। वो मुझे दे दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरी माँ की चीजों को हाथ लगाया तो अगली बार मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? बेकार की कोशिश मत करो। इस लॉकेट पर मैंने सॉफ्टनिंग पाउडर लगा दिया है, इससे बचना नामुमकिन है। तियानसी भैया, मैंने तुम्हारे और दीदी के लिए कमरा बुक कर लिया है। जब एक बार तुम दोनों का मेल हो जाएगा तो ये तुम्हारी हर बात मानने लगेगी। तुम एक बेशर्म औरत हो। क्या तुम अपनी शामत चाहती हो? जो मर्द खुद की इज्जत नहीं करता वो सड़ी हुई सब्जी जैसा होता है। तुम दोनों कीड़ों
यहाँ से दफा हो जाओ। जियांग नियान नियान, तुम्हें उस दवा का असर क्यों नहीं हुआ? मामूली सॉफ्टिंग पाउडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने अभी अपनी बहुत कम ताकत दिखाई है, वरना पल भर में तुम्हारी हालत खराब कर देती है। अलविदा बेकार कचरा। मुझे परवाह नहीं कि तुम पर दवा का असर हुआ है या नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। किसकी हिम्मत हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? तुम ठीक तो हो? ये तो बस दो मामूली लोग हैं, ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। ये चिकना चेहरा कहाँ से आ गया? तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरी प्रेमिका के करीब जाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसका पति हूं। जियांग नियान नियान, तुम कितनी बेशर्म औरत हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। जल्दी मेरे पास आओ। उसे छूने की हिम्मत मत करना। इसे सबक सिखाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? मुझसे उलझने की हिम्मत? मैं कियान खानदान के बड़े बेटे हूं। तुम मुझे सजा दोगे? कियान खानदान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सिर्फ एक मामूली सा कियान खानदान, जहां तक मैं जानता हूं पूरे कियान खानदान की कुल कीमत 70 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है। हमारे कियान खानदान के बड़े बेटे, तुम एक शाखा संभालते हो, एक साल का मुनाफा 50 करोड़ डॉलर भी नहीं होगा। हाँ, मैं साल में लगभग 50 करोड़ डॉलर कमाता हूँ। तुम जैसे चिकने चेहरे वाले ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे। 5 मिनट के अंदर मैं कियान खानदान को बर्बाद कर दूंगा। अभी भी दिखावा कर रहे हो? अगर तुम मुझे बर्बाद कर पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। हेलो। बदतमीज लड़के, तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने क्योटोबो खानदान के बड़े बेटे को नाराज कर दिया? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। क्या हमारा परिवार बर्बाद हो गया? क्या आप क्योटो के बुक खानदान के बड़े बेटे हैं? तुम ही क्योटो के बुक खानदान के बड़े बेटे हो। प्रेसिडेंट बो, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने ताइशान को नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती को भूल जाइए। मुझसे गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। नियान, मुझसे गलती हो गई। ये सब इसकी वजह से। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। जिसने गलती की है उसे पकड़िए। आप इससे बात कीजिए। जुनलिन भैया, आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। मैं यहाँ दरअसल इन धोखेबाजों को गलत काम करने से रोकने आई थी। तुम ये कह रही हो कि मेरी पत्नी किसी और के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है? हाँ जुनलिन भैया, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इन बेशर्म लोगों को सबक सिखाने का काम अब आप ही संभाल लीजिए। मैं अब चलती हूँ। रुक जाओ। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। जुनलिन भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? यह जियांग ग्रुप के 70% शेयरों के हस्तांतरण का समझौता है। जल्दी से दस्तखत करो। मैंने सोचा नहीं था कि उन्होंने चुपचाप मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। जुनलिन भैया, सिर्फ जियांग नियान की मदद करने के लिए और शेयर वापस दिलाने के लिए मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। जल्दी दस्तखत करो, वरना तुम और ये कियान तियानसी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। जुनलिन भैया, ऐसा नहीं है कि मैं दस्तखत नहीं करना चाहती, बस यहाँ कोई वकील मौजूद नहीं है और ये समझौता कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। किस्मत अच्छी है, मैं अपने साथ वकील लेकर आया हूँ। नमस्ते, मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वकील हूं। मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। मिसेज बो के शेयरों के ट्रांसफर का समझौता मेरी जिम्मेदारी है। कृपया शुरू करें। जुनलिन भैया, शेयरों का ट्रांसफर इतनी बड़ी बात है, अच्छा होगा कि माता पिता यहाँ मौजूद हों। बेहतर होगा कि हम किसी और दिन दस्तखत करें। जियांग याओ, तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुम्हारी जियांग परिवार कंपनी को 70% शेयरों का नुकसान हुआ है तो क्या हुआ? जल्दी से दस्तखत करो। अगर खुद को बर्बाद करना है तो करो, पर मुझे मुसीबत में मत डालो। माँ ने मेरे लिए जो शेयर छोड़े थे वो मैंने वापस ले लिया है। जियांग नियान, तुम ज्यादा खुश मत हो। जुनलिन भैया अब तुमसे ऊब चुका है। अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मुझे तुम्हारा ये अंदाजा पसंद है कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आह, कितनी घटिया हो तुम।
तुम क्या ध्यान से जैसे कचरे को रख सकती हो, तो अगर मैं तुम्हें कचरे का डिब्बा समझूं तो तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा ना? प्रिय, चलिए चलते हैं। चलो। अलविदा। जियांग नियान तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक बार फिर मेरी मदद की। जब मैं इन बेकार के रिश्तों को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर दूंगी तो हम अलग हो जाएंगे। जब मैं तुम्हारी इन बेकार की योजनाओं को सुलझा दूंगी तब हम तलाक ले लेंगे। तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतनी बेताब हो? हाँ, क्या हमने पहले ये तय नहीं किया था? जियांग नियान, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और तुमने भी कभी किसी को डेट नहीं किया। क्यों ना हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हम एक दूसरे को 3 महीने का समय देते हैं। अगर सब ठीक रहा तो तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? देखो तुमने क्या कर दिया। अब हम न सिर्फ इस बंगले से बाहर निकाल दिए गए हैं, बल्कि युए हुआ के 70% शेयर भी उस बदतमीज लड़की ने हथिया लिए हैं। पापा, जियांग नियान ने यंग मास्टर बो को भड़काया है और उसका साथ दिया। अगर मैं दस्तखत नहीं करती तो वे मुझे खत्म कर देते। आप हमारी बेटी को क्यों डांट रहे हैं? आप कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते? मैं इस टूटे फूटे घर में पूरी जिंदगी नहीं रहना चाहती। सुनो, जब तुम्हें जुनलिन का प्यार नहीं मिल सकता तो कोई और तरीका ढूंढो जिंगहेंग का सहारा लेने का। 2 दिनों में एक चैरिटी प्रोग्राम होने वाला है, तुम उसे अपने साथ वहां ले जाओ। जिंगहेंग भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? बस अगर हमें मास्टर जी उनकी पेंटिंग मिल जाए तो क्या चाचा जी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? बिल्कुल, मेरे पिताजी मास्टर जी उनकी पेंटिंग बहुत पसंद करते हैं। बस अगर पिताजी खुश हो गए तो वो न सिर्फ हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, बल्कि आगे चलकर वह बो ग्रुप की जिम्मेदारी मुझे सौंप देंगे। जिंगहेंग भैया, तुम चिंता मत करो, ये पेंटिंग आज रात मैं तुम्हें जरूर दिलवा दूंगी। नियान, हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। इस चैरिटी फंक्शन में तुम अपने लिए कुछ पसंदीदा गहने चुन सकती हो। ठीक है जुनलिन, चलो पीछे बैठते हैं। इस पीपा जिंग को देखकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। दीदी, तुम पीछे क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें डर है कि हम सारी महफिल लूट लेंगे? मैंने जिंगहेंग भैया से सुना है कि तुम्हारे पति की कोई इज्जत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास पैसे ही खत्म हो गए? हम इसे सादगी कहते हैं, उन लोगों की तरह नहीं जो आगे बैठने के लिए मरते हैं और इतना सज धज कर आए हैं जैसे कोई पीपा जिंग हो। मुझे तुम जैसे लोगों से बात ही नहीं करनी। जिंगहेंग भैया ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। एक नाजायज बेटा और एक नाजायज बेटी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एक नाजायज बेटे के लिए नाजायज बेटी ही ठीक है। वाकई तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जियांग नियान, तुम अपनी हद पार मत करो। तुम्हारे पास तो बुनियादी तमीज तक नहीं है। पिताजी कल देश वापस आ रहे हैं, वह तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगे कि तुम किसी गांव की लड़की से शादी करो। वो मेरी पत्नी है, तुम्हें उन्हें भाभी कहना चाहिए। क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? तुम्हारी जनरल मैनेजर की कुर्सी खतरे में है। भाभी, और तुम भी। आप सभी मेहमानों, ये चैरिटी नीलामी की शाम अब शुरू होने वाली है। जियांग नियान, तुम भी ज्यादा खुश मत हो। तुम जैसी गवान लड़की को देर सबेर जुनलिन भैया छोड़ ही देगा। चलो तो फिर यहीं बैठते हैं। ये हमारी पहली नीलामी की वस्तु है, सितारों की चेन। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर डिजाइनर सुश्री यू युलान ने बड़े प्यार से बनाया है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। इसकी शुरुआती बोली $50 लाख है। मास्टर यू का डिजाइन वाकई संग्रह करने के लायक है। हर हीरे को तराशने का अंदाज
बिल्कुल सटीक है, जो इसकी खूबसूरती को पूरी तरह से निखारता है। मैं $60 लाख देता हूँ। यह हार वाकई बहुत चमकदार है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। $70 लाख यह मेरा हुआ। लगता है गुरुजी को फिर से पैसों की जरूरत है, तभी वो अपने खुद के डिजाइन किए हुए काम बेच रहे हैं। नियान नियान, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, गुरुजी से मिले बहुत समय हो गया, सोच रही हूँ इसे उनकी याद के तौर पर ले लूं। मैं $2 करोड़ देता हूँ। वाह, $2 करोड़। वाकई क्योटो के बो परिवार के बड़े साहब का क्या कहना, सच में बहुत रुतबा है उनका। यंग मास्टर बो के साथ वह कौन है? पहले कभी नहीं देखा उसे। वह यंग मास्टर बो के साथ ही बैठी है। इस लड़की की पहचान शायद बहुत खास है। लगता है किसी बड़े खानदान की बेटी है। कैसी खानदानी लड़की? ये तो बस गांव से आई एक मामूली लड़की है। कैसी अमीर लड़की? वो तो बस गांव से आई एक मामूली लड़की है। उसे गहने देना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अरे भाभी, सुना है कि तुम गांव में पली बड़ी हो। यकीनन तुम आमतौर पर सड़क किनारे मिलने वाली पुरानी चीजें ही पहनती होगी। गांव में पली बड़ी हो तो क्या हुआ? तुम शहर में पली बड़े हो तो क्या तुम बहुत बड़े आदमी बन गए? क्या तुम खुद को बहुत खास समझते हो? तुम कितनी बदतमीज हो। तुम बिल्कुल भी इस लायक नहीं हो कि मेरे बो परिवार घर में कदम रखो। वो लायक है या नहीं, ये सवाल करने वाले तुम कोई नहीं होते। तब सुन लो, जियांग न्यान मेरी पत्नी है। आगे से अगर किसी ने उसके बारे में बुरा कहा तो वो सीधे मुझसे वो ग्रुप दुश्मनी मोल लेगा। जिंगहेंग भैया, मुझे ये हार बहुत पसंद है, इसे खरीदकर मुझे दे दो। $25 मिलियन, $50 मिलियन, $55 मिलियन, $100 मिलियन। क्या सिर्फ एक हार के लिए प्रेसिडेंट बो ने $100 मिलियन की बोली लगा दी? माना कि मास्टर यू की बनाई चीजें बहुत कीमती होती हैं, लेकिन आज तक कभी इतनी बड़ी बोली नहीं लगी। लगता है प्रेसिडेंट बो अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं। क्या हुआ? अब शोर मचाना बंद कर दिया? मेरे पति बहुत रईस हैं। दूसरे युवा मास्टर बो, क्या तुम डरपोक बन गए हो? क्या तुम्हारी हिम्मत खत्म हो गई? जिंगहेंग भैया, इसने तुम्हें डरपोक कहा है? ये एक मर्द के सम्मान का अपमान है। जल्दी और बड़ी बोली लगाओ और इसे सबक सिखाओ। हमारा मकसद मास्टर जीवन की पेंटिंग को खरीदना है। ये तो बस एक हार है, उन्हें ले लेने दो। लेकिन जिंगहेंग भैया, तुम तो अंकल बो के सबसे लाडले बेटे हो। क्या तुम इस हार के लिए भी उस उपेक्षित बड़े बेटे से नहीं जीत सकते? बाहर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? भले ही पिताजी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन वो जुनलिन के पीछे दादाजी का हाथ है। वह ग्रुप के सीईओ हैं और मैं सिर्फ एक मैनेजर। मेरे पास उनसे मुकाबला करने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? क्या तुम? $100 मिलियन, पहली बार। $100 मिलियन, दूसरी बार। बिक गया। बधाई हो यंग मास्टर बो, आपने ये हार जीत लिया है। जियांग न्यान, मैं इसका हिसाब बाद में चुकता करूंगी। देवियों और सज्जनों, अगली नीलामी की वस्तु मास्टर जीवन की अनमोल पेंटिंग शरतकालीन पहाड़ों की धुंधली वर्षा है। शुरुआती बोली $50 मिलियन है। क्या मास्टर जियोन, वह तो दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटर है। सुना है कि उनकी कृतियां दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों के पास सुरक्षित हैं। हमें इस नीलामी में हिस्सा लेने का मौका मिला, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मास्टर जियोन, क्या ये मेरी ही दूसरी पहचान नहीं है? लगता है गुरुजी को इस बार पैसों की सख्त जरूरत है। ओह दीदी, कहीं तुम्हारी नजर फिर से इस पेंटिंग पर तो नहीं? मैं तो कहती हूँ अपनी औकात में रहो, इतनी कीमती चीज को बर्बाद मत करो। छोड़ो भी, उसे क्या समझ आएगा? उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे शायद लगता होगा कि ये किसी सड़क किनारे की दुकान से ली हुई कोई मामूली पेंटिंग है। अगर वो इसे घर ले भी गई तो भी इससे उसकी कोई शान नहीं बढ़ेगी। जुनलिन, तुम्हें ये पेंटिंग कैसी लगी? ये पेंटिंग वाकई लाजवाब है, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ पक्षी और बना दिए जाते तो शायद इसका एहसास और भी मुकम्मल होता। हैरानी है कि तुमने ये बात समझ ली। जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो मुझे वाकई बहुत जल्दी थी, इसलिए इसे जल्दबाजी में पूरा करना पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि आप इसे पहचान लेंगे। जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो मुझे सच में शौचालय जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दबाजी में बनाया था। अब वाकई मुझे समझने वाले इंसान है। जो तुमने बनाया। वे क्या बातें कर रहे हैं? क्या वह सच में कह रही है कि यह पेंटिंग उसने बनाई है? यह तो एक मजाक है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? माफ करना आप सब, मेरी बहन गांव से आई है, उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। ये तो बस खुद की तारीफ करने की कोशिश कर रही है। अगर तारीफ ही करनी है
तो कम से कम कोई यकीन करने लायक बहाना तो ढूंढो। इसकी जैसी हालत है, इसके जरिए बनाई गई पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा किसी कोने में धूल फाक रही होती, वो भला कैसे इतनी बड़ी नीलामी में आ सकती है? तुम क्या करने जा रही हो? कहीं ये महान कलाकार की पेंटिंग खराब करने वाली है। जल्दी इसे रोको। जियांग न्यान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अपनी मर्जी से मास्टर जीवन की पेंटिंग खराब कर दी। क्या तुम्हें पता भी है मास्टर जीवन की पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा है, तुम कभी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। कोई है? इस गांव वाली को पकड़ लो। हाँ, इसे पुलिस के हवाले कर दो। महान कलाकार की पेंटिंग खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सुधार, ये लय और बहाव, ये बेहतरीन तकनीक, क्या आप ही मास्टर जीवन हैं? ये सुधार, इसकी चमक और बहाव बहुत सहज है, तकनीक बहुत ही शानदार है। आप तो असल में मास्टर जीवन है। क्या वह सच में मास्टर जीवन है? हे भगवान, ये हाथ की सफाई बिल्कुल मास्टर जीवन के काम जैसी ही है। क्या यह मुमकिन है कि उसे मास्टर जीवन ने सिखाया हो? एक मामूली गांव की औरत का मास्टर जीवन से क्या लेना देना? उसने तो बस इत्तेफाक से कुछ लकीरें खींच दी हैं। आप लोग उसकी बातों में मत आइए। एक गांव की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मास्टर जीवन की पेंटिंग खराब कर दी। अब इसे ही ये पेंटिंग खरीदनी होगी। सिर्फ एक पेंटिंग ही तो है, मैं इसे $50 मिलियन में खरीदता हूँ। प्रेसिडेंट वो वाकई बहुत अमीर है। एक औरत को खुश करने के लिए उसने एक बेकार चीज खरीद ली। जुनलिन भैया, तुमने इस औरत के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं अपने खुद के पैसे खर्च कर रहा हूँ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। इससे तुम्हें क्या मतलब है? मेरे पति के पैसे मेरे ही तो है, किसी और की तरह नहीं जो सिर्फ चल सकती है। बड़े भैया, भले ही हम 2 परिवार अमीर हैं, लेकिन तुम्हें इतने पैसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत जुनलिन कैसे काम करता हूँ ये बताने की तुम्हारी जैसे बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरी पत्नी खुश है, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। बधाई हो प्रेसिडेंट को, अब ये पेंटिंग आपकी हुई। जिंगहेंग भैया, अब हम क्या करेंगे? जियांग न्यान ने खराब कर दी मास्टर जीवन की पेंटिंग और अब हम इसे खरीद भी नहीं पाए। अब हम अंकल बो को खुश कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है उसे पता है कि पिताजी परसों वापस आ रहे हैं, इसलिए वह जानबूझकर हमें उन्हें खुश नहीं करने दे रहा। तो तुम लोग मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते थे। जुनलिन, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है। नमस्ते, कृपया मेरी इस पेंटिंग को बेचने में मदद करें। स्याही अभी सूखी नहीं है और यह कलाकार की अपनी मुहर है। क्या आप सच में वही कलाकार हैं? क्या आप सच में स्वयं गुरुजी हैं? कृपया इसे गुप्त रखने में मेरी मदद करें। वो तो पक्का है। इस पेंटिंग की शुरुआती कीमत आप कितनी रखने का सोच रही हैं? ठीक है। जियांग याओ, अब असली खेल शुरू होने वाला है। सभी मेहमानों, अब एक बहुत बड़ी खबर है जो आप सबको बतानी है। यहाँ मास्टर जीवन की एक और असली कृति की नीलामी होने वाली है। क्या सच में दूसरी भी है? गुरुजी की एक पेंटिंग मिलना भी मुश्किल है और अब यहाँ दो हैं। यह वाकई में एक सुनहरा मौका है। हाँ, लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं जो चाहता हूँ वही हो रहा है। इसका मतलब है कि भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं। मुझे आसमान का दिया जलाना चाहिए। हे भगवान, आसमान का दिया जलाना। आसमान का दिया जलाना का मतलब है कि कोई भी बोली लगाए, दूसरे युवा मास्टर वो उससे भी ऊंची बोली लगाएंगे। लगता है वे इसे पाकर ही रहेंगे। हमारे पास अब कोई मौका नहीं है। क्या तुम्हें यह पेंटिंग पसंद है? तुमने अभी एक खरीदी है, तो अब दूसरी मत खरीदो। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं घर जाकर तुम्हारे लिए ऐसी कई और बना दूंगी। अरे दीदी, क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? सोचा नहीं था कि शहर आने के बाद भी तुम्हारी वही गांव वाली कंजूसी नहीं गई। अगर तुम लोगों के पास पैसे हैं तो तुम खरीद लो ना। ठीक है दीदी, तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अमीर लोग पैसे कैसे खर्च करते हैं। जल्दी शुरू करो, सबका समय बर्बाद मत करो। इस पेंटिंग की शुरुआती कीमत $1 अरब है। क्या? 1 अरब डॉलर? क्या 1 अरब? हालांकि मास्टर जीवन की पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये शुरुआती बोली मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है? मास्टर जीवन ने खुद कहा है, शुरुआती बोली $1 अरब है। ये पेंटिंग इतनी महंगी है, क्या ये मास्टर जीवन की आखिरी महान रचना है? हाँ, इस पेंटिंग की कीमत $1 अरब है। ये पेंटिंग जरूर कुछ खास होगी।
बिल्कुल सही। यहाँ मौजूद सभी लोग समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। क्यों ना पहले हम इसकी एक झलक देख लें। इस पेंटिंग के लिए मैंने सबसे ऊंची बोली लगा दी है, तो फिर चलिए सबको इसकी एक झलक दिखाते हैं। दीदी, तुम भी अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो कि असली कीमती चीज किसे कहते हैं। ये क्या बकवास है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह तो एक सुअर का सिर है। सुअर के सिर वाली पेंटिंग दूसरे युवा मास्टर बो की पसंद तो वाकई लाजवाब है। ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई और है जो दूसरे युवा मास्टर बो के साथ इस पेंटिंग की बोली लगाना चाहता है? सुअर के सिर वाली यह पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा कुछ $1000 की होगी। मैं दूसरे युवा मास्टर बो से मुकाबला नहीं करूंगा। हाँ, हम किसी की पसंद के बीच में नहीं आएंगे। लगता है कोई भी दूसरे युवा मास्टर बो के साथ बोली नहीं लगाना चाहता। तो फिर स्वर के सिर वाली ये पेंटिंग दूसरे युवा मास्टर बो को बहुत बहुत बधाई हो। दूसरे युवा मास्टर बो, आप कार्ड से भुगतान करेंगे या चेक से? जो उन्हें नहीं चाहिए वो तुम मुझे बेच रहे हो, मुझे भी वो नहीं चाहिए। दूसरे युवा मास्टर बो, नीलामी के नियमों के अनुसार आकाश दीप जलाना को भुगतान करना ही होगा, वरना 10 गुना हर्जाना देना होगा। क्या 10 गुना हर्जाना? इसका मतलब $10 अरब। 10 अरब डॉलर? क्या तुम लोग बैंक लूटने चले हो? दूसरे युवा मास्टर बो, कृपया मेरे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। दूसरे युवा मास्टर बो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम बस दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे? अभी जुनलिन ने मेरे लिए वो खराब होने वाली पेंटिंग भी शान से खरीद ली। क्या तुम वो परिवार के सबसे लाडले बेटे नहीं हो? इतने से पैसे भी क्यों नहीं दे पा रहे हो? जिंगहेंग भैया, अब हम क्या करेंगे? $10 अरब, हम इतने पैसे कैसे दे पाएंगे? तुम्हारे पास अभी भी युवा ग्रुप के 30% शेयर तो है ना? क्यों? क्या तुम उन्हें अपने मंगेतर को देने से कतरा रही हो? उन्हें फौरन बेच दो और इस कमी को पूरा करो। क्या हमारे जियांग परिवार के पास बस यही 30% शेयर बचे हैं? इन्हें बेच दिया तो हमारे पास सच में कुछ नहीं बचेगा। याओ याओ, मैं बस कुछ समय के लिए ही युए हुआ ग्रुप के इन 30% शेयरों का इस्तेमाल करूंगा। जब मुझे वो ग्रुप की विरासत मिल जाएगी तो मैं तुम्हें इसके बदले 2 गुने शेयर देकर इसकी भरपाई कर दूंगा। वो ग्रुप के शेयरों की कीमत युए हुआ ग्रुप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये सौदा तो काफी फायदेमंद है। ठीक है जिंगहेंग भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। शुक्रिया याओ याओ, मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। तो क्या हुआ? अगर जियांग परिवार के 70% शेयर तुम्हारे पास हैं, वे तो तुम्हारी माँ जियांग परिवार से लेकर आई थी। लेकिन अब ये 30% शेयर मेरे लिए एक अमीर खानदान में कदम रखने का रास्ता बनेंगे। तुम्हारी माँ को तो शायद अभी चैन नहीं मिल रहा होगा। अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो क्यों ना मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए वहीं भेज दूं। तुम याओ याओ, हमें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। जल्दी से शेयर ट्रांसफर करने का समझौता ले आओ। यह पेंटिंग मुझे चाहिए। बधाई हो दूसरे युवा मास्टर बो को, जिन्होंने $1 अरब में मास्टर जीवन की यह बेशकीमती पेंटिंग खरीदी है। याओ याओ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पिताजी बहुत खुश होंगे। सब लोग देखो, पेंटिंग पर कुछ लिखा है। जो इसे खरीदेगा वो मूर्ख है। हाँ। ये कैसे हो सकता है? अभी तुम्हें तो जुनलिन पर पैसे बर्बाद करने का ताना दे रही थी। अब तुमने $10 अरब खर्च करके मूर्खता वाली पेंटिंग खरीदी है। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो वो तुम्हें कड़ी सजा देंगे। जियांग न्यान, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या पता? हमने ये पेंटिंग निवेश करने के लिए खरीदी है। निवेश? अगर वो ग्रुप तुम्हें सौंप दिया जाए तो मुझे लगता है कुछ ही समय में तुम्हें सुअरों का चारा बेचना पड़ेगा। चारा बेचने की बात करना तो उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्हें तो बस मजदूरी करनी पड़ेगी। शायद उन्हें खाना भी नसीब ना हो। यंग मास्टर बो पति पत्नी की बातें भले ही कड़वी हैं, पर उन्होंने बात बिल्कुल पते की कही है। दूसरे युवा मास्टर बो ने $10 अरब में एक मजाक खरीदा है। यह वाकई बहुत शर्मनाक है। इस दूसरे युवा मास्टर बो का दिमाग यंग मास्टर बो की बराबरी करने के लायक भी नहीं है। सभी मेहमानों, आप सभी की सक्रिय भागीदारी और उदारता के लिए धन्यवाद। यह नीलामी सफलतापूर्वक समाप्त हुई। अगली बार फिर मिलने की उम्मीद है। न्यान, हमें भी अब चलना चाहिए। हाँ, आखिरकार खत्म हुआ। अब दोबारा इस ढोंगी औरत और घमंडी आदमी को नहीं देखना पड़ेगा। देख लूंगी मैं तुम लोगों को इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी असल में मास्टर जीवन है। मैंने सोचा नहीं था मेरी पत्नी मास्टर जीवन निकली। हेलो प्रेसिडेंट बो, आपको लेने आने वाली गाड़ी जाम की वजह से रास्ते में फंस गई है। वह अभी नहीं पहुंच पाएगी।
मेरा निजी हेलीकॉप्टर लेकर आओ। जी समझ गया, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। $1 अरब खर्च करके एक सुअर की पेंटिंग खरीदी, तुमने बो परिवार की नाक कटवा दी है। पिताजी, मुझे भी नहीं पता था कि मास्टर जून ऐसी पेंटिंग बनाएगी। मैं और याओ याओ आपको खुश करना चाहते थे। लेकिन वह जियांग याओ याओ, उसमें थोड़ा दिमाग तो है। वह बो परिवार के लिए कुर्बानी देना जानती है। तुम कल जाकर इंतजाम करो, मुझे जियांग परिवार को दावत देनी है। तुम्हारी और उस नालायक बेटे की शादी तय करनी है। ठीक है, मैं समझ गया। माँ, अब शेयर्स और बंगला मैंने वापस ले लिए। मैंने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। बॉस, बड़ी जीत मुबारक हो। चलिए फिर से मैदान में उतरते हैं। अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो मुझे अब वापस अपनी टीम में शामिल हो जाना चाहिए। बॉस, क्या हमें अपने तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सीधे तौर पर बो जुनलिन के साथ तुम्हारी शादी खत्म की जा सके? तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। कल मैं खुद जाकर उससे तलाक ले लूंगी। ताओ जियांग, हमारे दोनों परिवारों के गठबंधन की बात मैंने पहले दादाजी से सुनी थी। आज हम इस शादी को पक्का कर देते हैं। हाँ, गोडोंग भाई, हमारी जियांग परिवार की बेटी आपके बो परिवार में जाएगी। यह तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है ना? हाँ, जब तक बो परिवार को मंजूर है, यह शादी जैसे भी हो, हमें कोई ऐतरा नहीं है। याओ याओ समझदार है और जिंगहेंग का पूरा ख्याल रखती है। अगर वह जिंगहेंग से शादी करना चाहती है तो मुझे कोई ऐतरार नहीं है। वो अंकल की मंजूरी के लिए शुक्रिया। मैं जिंगहेंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जहां तक जियांग नियान और जुनलिन की शादी की बात है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आओ प्रिय, ये सब्जी अच्छी है, थोना और खाओ। बो परिवार का रुतबा क्या है? तुम जैसी गांव की मामूली औरत इतने बड़े घर में आना चाहती हो, क्या तुम्हें अपनी हैसियत नहीं पता? मैं और वो एक दूसरे के काबिल है या नहीं, ये मेरा मामला है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बस अपने काम से काम रखिए। तुम बदतमीज लड़के, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम अब मेरी बात भी नहीं मानोगे? तो जब आपके पिता ने आपसे दूसरी औरत से दूर रहने को कहा था, क्या आपने उनकी बात मानी थी? तुम पिताजी, तुम पापा गुस्सा थूक दीजिए। वह इस वक्त तो पूरी तरह से जियांग नियान के वश में है। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ वो अंकल, मेरी बहन गांव में पली बड़ी है, उसे तमीज नहीं है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हाँ, मुझ में तमीज नहीं है। जब मैं गांव में धूल मिट्टी में खेल रही थी, तब तुम और तुम्हारी माँ मेरे पापा को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। तुमने क्या कहा? तुम? हाँ, एक गांव की औरत जुनलिन जैसा ऊंचा मुकाम पाकर तुम ही बताओ, वह इसे कैसे हाथ से जाने देगी? लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं कि बराबरी वालों में ही रिश्ता शोभा देता है। हाँ, तो आपने अपने लिए कौन सी राजकुमारी ढूंढ ली है? वो कोई महारानी है क्या? तुम जैसा बदतमीज बेटा, अपनी जुबान बंद करो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम जिंगहेंग की माँ का अपमान करो। ठीक है, अब शांत हो जाइए। आप सब लड़ना बंद कीजिए। आइए एक ड्रिंक लेते हैं। आइए एक ड्रिंक लेते हैं। मुझे यहां से बाहर ले चलो। तुम्हें कोई नशीली दवा दी गई है? ओह, इतने सारे लोगों के सामने इस तरह गले मिलना, यह कैसी बदतमीजी है? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? चलो, मैं अभी तुम्हें आराम करने के लिए ले जाती। क्या हुआ जुनलिन भैया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? दीदी को ख्याल रखना ठीक से नहीं आता? क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? जरूर शराब बहुत जल्दी में पी ली है, तभी तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। याओ याओ, जुनलिन को कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। हाँ, बिल्कुल, जल्दी जाओ। मुझे मत छोड़, मेरे पास नियान है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें पहले कमरे में आराम करने ले जाती हूँ। थोड़ी देर और रुको, दवा का असर पूरी तरह से होने वाला है। जियांग नियान, तुम बस देखते जाओ। आज रात को जुनलिन सिर्फ मेरा होगा। दीदी, शायद जुनलिन भैया को नशा हो गया है। तुम जाकर उसके लिए शहद का पानी ले आओ।
जुनलिन भैया शायद नशे में है, तुम जाकर उसके लिए शहद का पानी बनाओ। तुमने भी जुनलिन को देखा, वो अभी मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम जाकर शहद का पानी बना लाओ। अब जल्दी जाओ। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगी तब मैं तुम्हें यहाँ से हटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम ये क्या कर रही हो? तुम गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी हालत ठीक करना चाहती हूँ। दीदी दरवाजा खोलो, मैं जुनलिन भैया का नशा उतारने में मदद करती हूँ। दीदी दरवाजा खोलो, मैं जुनलिन भैया का नशा उतार देती हूँ। अगर अभी अंदर आए तो वे वो जुनलिन को शर्मिंदा होते हुए देखेंगे। बस कुछ मिनट और रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ दीदी दरवाजा खोलो, मुझे जुनलिन भैया को देखने दो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं देखती हूँ कि उसे क्या तकलीफ है। क्या कुछ रोमांचक करना चाहती हो? अरे थोड़ा धीरे करो। दीदी याओ याओ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है, अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या यह युवा मास्टर बो का कमरा नहीं है? वहां से अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या तुमने सुनने में कोई गलती की है? जिंग हैंग, दरवाजा तोड़ दो। पिताजी, क्या ये सही रहेगा? कितने बुरे हैं आप, इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? दरवाजा तोड़ दो। पिताजी, लेकिन तोड़ो। क्या ये जियांग परिवार के संस्कार है या फिर ये बो परिवार के संस्कार है? इतने बड़े क्योटोबो परिवार के बड़े साहब होकर एक कमरे में जाकर एक औरत के बाल संवार रहे हो, क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और पिता भी साथ नहीं थे, तो संस्कारों का न होना तो सामान्य है। वाह, क्या गांव की औरत है। और कोई काबिलियत तो नहीं है, लेकिन पुरुषों को रिझाने का हुनर, इसमें तो तुम माहिर हो। तुमने बेटे को उसके पिता के खिलाफ कर दिया। संभल कर रहना, इसका अंजाम बुरा होगा। माफ कीजिएगा, मेरी और मेरे पति की हालत एक जैसी है, इसलिए मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। न्यान न्यान, इनसे फालतू बात मत करो, हम चलते हैं। सुनो, वो जुनलिन, अगर तुम इसके साथ गए तो देख लेना, वापस आओ अभी। मुझे सिर्फ चलना आता है, रेंगना नहीं, वरना आप ही करके दिखा दीजिए। तुम मैं गुओडोंग भाई, गुओडोंग भाई, आज मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो, फिर तुम्हारी डॉक्टरी इतनी अच्छी कैसे है? ठीक ठाक ही है। जब मैं छोटी थी तब गांव के एक मामूली डॉक्टर से थोड़ा बहुत सीखा था। तुम्हारी डॉक्टरी तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हें और क्या क्या आता है? बाइक चलाने और पेंटिंग के अलावा और क्या आता है? मुझे कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलना भी आता है। न्यान न्यान, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता फिर से मुझे परेशान करेंगे? शायद करेंगे, पर डरो मत, मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं तुम्हारी तरह उन्हें जवाब दे सकती हूँ? क्या तुम नाराज तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं। सच में नहीं? अगर मैंने उन्हें ज्यादा खरी खोटी सुना दी तो? मेरे लिए तुम सबसे जरूरी हो। पतिदेव इतने प्यारे हैं तो शायद इस रिश्ते को बनाए रखना बुरा नहीं होगा।
बॉस, तुम वापस कब आओगी? क्या तुमने वो जूनलिन से तलाक के बारे में बात की? अभी इसके बारे में बात नहीं करते। पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं बॉस कि तुम्हारा कोई और इरादा है? मुझे लगता है वो जूनलिन पति के रूप में काफी अच्छा है। क्या बॉस, तुम ठीक तो हो ना? कहीं सच में तुम पर प्यार का भूत तो नहीं सवार हो गया? मैं थोड़ा और समय लेना चाहती हूँ, ये देखने के लिए कि क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं। गई काम से, तुम तो गई, तुम्हें प्यार हो गया है। गंभीर हो जाओ और हर वक्त नजर रखो जियांग याओ या उनकी हरकतों पर। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे खबर करना। जी बॉस। सुना है, जब पिछले दिनों मैं पुराने घर गया था तब तुमने जियांग परिवार को दावत पर बुलाया था। तुम नियन बेटी से मिले होगे? मिला तो था, लेकिन उसकी और जुनलिन की शादी के लिए मैं राजी नहीं हुआ। जूनलिन की शादी के लिए तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। उस वक्त तुमने जो घिनौनी हरकतें की थी उससे तुमने उस माँ बेटे के साथ बहुत बुरा किया है। क्या अब भी तुम उनका घर उजाड़ना चाहते हो? पिताजी, मैं जानता हूं कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपको लगता है कि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आपको जल्दी से पड़पोता चाहिए। अगर वो परिवार किसी गांव की लड़की से शादी करेगा तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी? क्या तुम इज्जत की बात करने के लायक भी हो? अगर तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत की फिक्र होती तो तुम बाहर दूसरी औरत नहीं रखते और नाजायज औलाद पैदा नहीं करते। पिताजी, मैंने तो बस बाहर सच्चा प्यार पाया था, इसमें मेरी क्या गलती है? जिंगहेंग इतना काबिल है, पर आपके दिल में वह हमेशा सिर्फ एक मामूली सी नाजायज औलाद ही रहेगा। क्या यह वाकई इंसाफ है? तुम ओहो पिताजी, कोई है? जल्दी आओ। मालिक, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पिताजी। एल्डर बो की हालत बहुत गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। कृपया आप जल्दी कीजिए, ऑपरेशन के कागजात पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर, मेरे पिता काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, इस ऑपरेशन में बहुत खतरा हो सकता है। मुझे लगता है हमें इलाज बंद कर देना चाहिए। आप लोग इस पर सोच समझकर फैसला कीजिए। मालिक, वह आपके सगे पिता हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, ऑपरेशन के कागजात पर साइन कर दीजिए। मालिक, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम एक मामूली नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ये सारी बातें किसी भी हाल में बो जुनलिन को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए? पापा, बुजुर्ग महाराज इस बार शायद अब नहीं बच पाएंगे। क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं, बो जुनलिन को रास्ते से हटा दें और फिर पूरी तरह से बो परिवार पर कब्जा कर लें। मेरा भी यही इरादा है। बड़े साहब, महाराज की हालत बहुत नाजुक है। सेकंड मास्टर, वो पिता और बेटे सर्जरी के कागजात पर दस्तखत करने को तैयार नहीं हैं। वे मालिक को खत्म करना चाहते हैं और उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे डॉक्टर की थोड़ी समझ है, मैं मदद कर सकती हूँ। चलो। मिस्टर बो के आदेश के बिना किसी को भी कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं वो खानदान के बड़े बेटे हूँ बुजुनलिन। मैं दादाजी से मिलने आया हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो फिर मैं मिस्टर बो से पूछ लेता हूँ। मिस्टर बो, यहाँ कोई बो जुनलिन नाम का व्यक्ति है जो कमरे के अंदर जाना चाहता है। क्या आप उसे जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता। ये लोग जरूर महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी हाल में अंदर मत आने देना। मिस्टर बो ने कहा है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहां से दफा हो जाओ। मुझे लगता है कि यहाँ से तुम्हें दफा होना चाहिए। अगर फिर से रोकने की हिम्मत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस्टर बो, वे जबरदस्ती अंदर घुस गए हैं।
दादाबू की हालत बहुत नाजुक है, उनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे होने से दादाजी को पक्का कुछ नहीं होगा। नालायक बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेवकूफ को अपने दादाजी को नुकसान पहुंचाने के लिए लाने की? तुम्हारी उसे छूने की हैसियत भी है। ये सच में पागलपन है। हैरानी है कि इस गंवार के लिए पिताजी से बहस कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम दादाजी को खत्म करना चाहते हो ताकि जायदाद हड़प सको। मुझे लगता है कि दादाबू को खत्म करके सत्ता हथियाने वाले शायद आप लोग ही हैं। तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम में से किसकी रोकने की हिम्मत है? नैना न्यान दादाजी को बचा रही है, तो फिर रहने के बारे में मत सोचना भो ग्रुप में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जियांग न्यान यह बेवकूफ किसी को बचा सकती है? उसके पास तो सबसे बुनियादी इलाज करने की योग्यता भी नहीं है। तुम्हारा यह सो कॉल्ड इलाज मेरे पिताजी की हालत और खराब कर रहा है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो तुम गुनहगार होगे। मुझे नैना न्यान पर भरोसा है, सारे अंजाम की जिम्मेदारी मेरी होगी। कोई है इसे जिसके पास डॉक्टर की कोई योग्यता नहीं है और जो यहां धोखेबाजी कर रही है, उसे पकड़ लो। डॉक्टर सू, हम एल्डर बो के पोते और बहू हैं। अच्छा, ऐसी बात है। आप दोनों से माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, अभी सबसे जरूरी काम दादाबू को बचाना है। सच में नहीं पता कि तुम्हारी हद क्या है। तुम्हारी इस मामूली सी डॉक्टरी से तुम किसी को बचाने की सोच रहे हो। एक गुमनाम मामूली इंसान। अगर सच में तुम्हारे पास हुनर होता तो तुम अब तक मशहूर हो चुके होते। एल्डर बो की बीमारी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखा जाए तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। बस दादाजी ठीक हो जाए, कितने भी पैसे लगे कोई बात नहीं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि उनकी तकलीफ कम हो सके। जब तक कि चिकित्सा संत वुशुआंग यहां न हो, वही उनका इलाज कर सकती है। लेकिन यह चिकित्सा संत वुशुआंग कहां है, किसी को नहीं पता। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब डॉक्टर ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं तो अब बहस करने का क्या फायदा? मुझे लगता है अब आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगा। किसने कहा कि दादाबू का इलाज नहीं हो सकता? जब मैं चिकित्सा संत वुशुआंग इलाज शुरू करूंगी तो यमराज को भी रास्ता छोड़ना होगा। जब तक मैं वुशुआंग यहाँ हूँ, यमराज को पीछे हटना ही होगा। ये तो बस एक नकली चीज है। इसे दिखाकर लोगों को ठगना बंद करो। मुझे लगता है कि यही सही मौका है कि इस परिवार का बंटवारा कर दिया जाए। बिल्कुल सही। दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की और उनके इलाज में देरी हुई तो फिर मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। तुम सब सच में बेकार हो। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो मेरे इलाज में दखल मत दो। चुनलिन, तुम मुझ पर भरोसा करो। छोटी मालकिन, क्या तुम सच में चिकित्सा संत वुशुआंग हो? मैं एक डॉक्टर हूं। मरीज की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल असली हूँ। मैं दादाबू की हालत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम किस्मत बदल सकती हो? तुम चिकित्सा संत वुशुआंग हो। जरा आईने में अपनी सूरत देखो। क्या तुम इसके काबिल हो? दादाबू की इस हालत में इस ढोंगी को इलाज कैसे करने दे सकते हैं? मैं असली चिकित्सा संत वुशुआंग को लेकर आई हूँ। एल्डर बो की हालत के बारे में मुझे पहले से ही पता है। मेरा इलाज भगवान की तरह है जो उसे इस मुसीबत से बचा सकता है। तुम जैसे धोखेबाज मेरे सामने धोखाधड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? न जाने तुमने अब तक कितने मरीजों को चूना लगाया है। इस तरह से पैसे लूटना सिर्फ और ज्यादा मरीजों को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि तुम दोनों ही खुद को चिकित्सा संत वुशुआंग कह रहे हो, तो भला कौन दिखाएगा चिकित्सा संत का वह जहर उतारने का अनोखा तरीका? यह तो मामूली खेल है। पुराने समय से ही इलाज और जहर साथ चलते हैं। क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे जहर उतारने में? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरा जहर उतार पाओगे? पहले अपनी फिक्र करो। यह जहर, जिसका नाम ज्वाला है, कुछ ही मिनटों में सब खत्म कर सकता है। अगर तुम में हिम्मत है तो हम जहर की अदला बदली करते हैं। जो पहले जहर उतार लेगा वही असली विजेता होगा। ठीक है, बस बाद में पछताना मत। मैं चिकित्सा संत वुशुआंग आज तक कभी नहीं हारा। तुम जैसी मामूली लड़की, अगर अब डर लग रहा है तो घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। अभी भी मौका है। ये जहर, जिसका नाम प्रेत छाया है, ये बहुत जल्दी असर करता है इंसान के तंत्र पर। जब तुमने खुद चुनौती दी है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी तुमसे मुकाबला करने में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि कौन 3 मिनट के अंदर जहर का असर खत्म करता है। जो पहले कामयाब होगा वही जीतेगा।
नियान नियान, ये बहुत जोखिम भरा है। कोई बात नहीं, बस एक मामूली मुकाबला है। यह जहर खास तौर पर तैयार किया गया है। इसका असर बहुत तेज है। यह लड़की इसका तोड़ कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अब माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। बुरे नहीं हकीम। यह नामुमकिन है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? यह किस तरह का जहर है? मुझे क्या हो रहा है? मुझे यह क्या हो रहा है? जहर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो मुझे नहीं हरा सकता। 3 मिनट के अंदर मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने काबिल हो, लेकिन आखिरकार जीत मेरी ही हुई। मैं हार गया। जल्दी जल्दी मुझे इसका इलाज दो। मैं असल में कोई चिकित्सा संत वुशुआंग नहीं हूं। मैं बस एक ढोंगी हूं जो बस थोड़े पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। चिंता मत करो, ये दवा तुम्हें खत्म नहीं करेगी, ये बस तुम्हें दर्द देगी 49 दिनों तक। बस इतना ही। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम चुपचाप जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी जी, मैं अभी जाकर खुद को उनके हवाले करता हूं। जियांग न्याननियान, अगर तुमने इलाज कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर इलाज में कोई बाधा आई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। जुनलिन मेरे पति हैं, मैं खुद दादा बो का पूरा ख्याल रखूंगी। अगर यमराज उन्हें अभी खत्म करना चाहे तो मैं उन्हें बचाने की ताकत रखती हूँ। रही बात तुम्हारी, कुछ पता ना हो तो चुप रहा करो, वरना जुबान पर लगाम देना बेहतर होगा। तुम बस मौका देकर अपनी महानता दिखा रही हो ताकि जुनलिन भैया को खुश कर सको। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पर तुम्हारी असलियत सब जानते हैं। क्या तुम वाकई इस जैसी औरत के लिए दादाजी की हालत के साथ खिलवाड़ करोगे? अगर दादा बो को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी देरी की वजह से इलाज में रुकावट आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं खुद हिसाब चुकता करूंगा कि किसने इलाज में अड़चन डाली। यह सुई लगाने का तरीका वाकई बहुत जल्दी एल्डर बो के दिल का दबाव कम कर रहा है। यह तो चमत्कार है। दादाजी, 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 दादाजी। दादा वो अभी होश में आए हैं, इसीलिए उनमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। जियांग न्याननियान, तुम्हारी वजह से दादाजी की हालत और खराब हो गई है। ऊपर से तुमने गलत तरीके से सुइयां भी लगा दी। दादाजी की हालत इतनी बिगड़ गई है, यह साफ है कि तुम्हें इलाज करना नहीं आता, बल्कि तुमने उनकी हालत और ज्यादा बदतर कर दी है। दीदी, मुझे पता था तुम बस एक फर्जी चिकित्सा संत वुशुआंग हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम दादा बो की बीमारी को भी अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करोगी। तुमने उन्हें लगभग खोने की कगार पर पहुंचा दिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गलत इल्जाम लगाने की?
दादा बो की ये हालत शरीर में मौजूद जहर की वजह से हुई है। कहने में क्या जाता है, साफ है कि तुम्हारी काबिलियत कम थी, फिर भी तुम्हें दिखावा करना था। अब देख लो, तुमने दादाजी की हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। जियांग नियान, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दीदी, बेहतर होगा कि तुम सच मान लो। तुम्हें डॉक्टरी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम तो बस जुनलिन भैया के प्यार का फायदा उठाकर मनमानी कर रही हो। हाँ, ये न्यान ही है। ये न्यान ही है जिसने मुझे बचाया है। दादाजी, आप होश में आ गए? ये न्यान है जिसने मुझे बचाया है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? साफ तौर पर वो उसने किया था। वो न्यान ही थी। उसका इलाज करने का तरीका बहुत अच्छा है। उसने ही मेरी जान बचाई है। एल्डर बो, क्या वह वाकई होश में आ गए? जुनलिन, ओ, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। यह सिर्फ किस्मत की बात है। शायद यह बस थोड़े समय की चमक है। कौन जानता है कि यह कब तक टिक पाएंगे। हाँ। एल्डर बो की हालत अभी बस कुछ देर के लिए स्थिर हुई है। अगर पूरी तरह से ठीक होना है तो अभी 1 महीने का समय लगेगा। किस्मत, मुझे लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि दादा बो होश में आए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? न्यान के कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अपने दिल में ये बात साफ नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूँ, दादाजी के ऑपरेशन के कागजात पर तुमने अब तक दस्तखत क्यों नहीं किए? भाई, पिताजी भी तो बस दादाजी की सेहत के बारे में सोच रहे थे। तुम हर बार इसी बात को लेकर नहीं बैठ सकते। बो जिंगहेंग, तुम भी वो परिवार के ही वारिस हो। दादाजी की हालत कोई सौदा करने की चीज नहीं है। क्या आप लोगों में जरा भी इंसानियत बची है? आप लोग बस जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपको दादा बो की सेहत की कोई फिक्र नहीं है। जुनलिन आपको डांट रहे हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग बस पत्थर दिल और गिरे हुए लोग हैं। तुम नियन बेटी, अगर तुम ना होती तो आज मेरी ये बूढ़ी जान यहीं खत्म हो गई होती। दादा बो, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ही चिकित्सा संत वुशवांग हो। कुछ समय पहले जुनलिन ने जिसका जिक्र किया था, क्या वह मास्टर जियून भी तुम ही हो? जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमारे जुनलिन के लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाना उसकी खुशकिस्मती है। अब अगर मैं चला भी जाऊं तो भी मुझे शांति मिलेगी। पिताजी, आप ऐसी अपशकुन वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तुम बाप बेटे दिल से मेरे जाने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम वो परिवार की जायदाद बांट सको। दादाजी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पिताजी, हम हमेशा आपकी सेहत की चिंता करते हैं। हमारे मन में ऐसा ख्याल भला कैसे आ सकता है? आज दादाजी सुरक्षित है तो वो सिर्फ न्यान के हुनर की वजह से, और आप लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाने और घर बांटने के अलावा आपका और क्या योगदान है? बो जुनलिन, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो उससे साफ है कि तुम मेरे और दादाजी के रिश्ते में दरार डाल रहे हो। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। चुप रहो। आज से तुम दोनों वो परिवार में कदम भी नहीं रखोगे। निकल जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। दादाजी, आप मुझे और पिताजी को कैसे निकाल सकते हैं? दादा बो, ऐसा करने से अंकल बो और जिंगहेंग भैया का दिल टूट जाएगा। ये वो परिवार के घर का नियम है। जो अपनी मर्यादा नहीं समझते उन्हें वो परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। अब आप अपने प्यारे पोते और अपनी इस बहू से ही उम्मीद रखिए कि वे आपके आखिरी वक्त में साथ दें। अरे पिताजी, आप हमारे लिए रुकिए। दादा बो, हालांकि आपकी हालत अभी स्थिर हो गई है, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज का असर धीरे होता है। इसमें अभी 1 महीने का समय लगेगा। इस बार तुम्हारे लिए परेशानी हुई। अगर मैं कुछ साल और रह गया तो शायद मैं तुम्हारे बच्चों को पैदा होते देख पाऊंगा और उन्हें दिन ब दिन बड़े होते हुए देख सकूंगा। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ आप जरूर 100 साल तक जिएंगे। ठीक है, तब मैं अपने पड़पोतों के साथ मिलकर खेलूंगा। छोटी मालकिन, चिकित्सा संत, कृपया मुझे अपना चेला बना लीजिए। न्यान चेले नहीं बनाते। क्या ये आदमी मुझसे चल रहा है? ये काफी प्यारा है। मैंने अभी छोटी मालकिन के सुई लगाने का तरीका देखा, जो बहुत ही शानदार था। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं।
मुझे माफ करना, अभी मेरा चेला बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो अगली बार जब आप एल्डर बो का इलाज करेंगी तब मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर से को परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम लोग इतनी दूर से आए हो, काफी थक गए होगे। शाम को वो परिवार वापस चलो, दादाजी तुम्हारे स्वागत की तैयारी करेंगे। ठीक है दादा बहू। खाना खाओ। शुक्रिया दादाजी। लो नियान नियान, तुमने दादाजी का इलाज करने के लिए बहुत मेहनत की है। थोड़ा सूप पी लो, इससे शरीर में ताकत आएगी। हाँ माँ। दादाजी मैं आपके लिए भी एक कटोरी निकाल देता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग पियो। स्वाद कैसा है? ये मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। इसे बनाने में कई घंटे लगे हैं। तभी इसका स्वाद इतना अनोखा है। वाह, इस सूप का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। सच में? ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अच्छा लगा तो थोड़ा और पी लो, बर्तन में अभी और भी है। तुम भी चखो। ठीक है। अगली बार फिर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। दादाजी। जुनलिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बो ग्रुप की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में सौंप देनी चाहिए। दादाजी आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी मेहनत को पूरी तरह सुरक्षित रखूंगा। इस बार समय बहुत कम था, तुम अभी मेरे सोने वाले कपड़े पहन लो। मैं नहाने जा रही हूँ। बच गई, मैं फिर से उसकी बातों में आने वाली थी। नहा लिया? हाँ। तुम शर्मा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? नियान नियान, मजाक बंद करो। तुम्हारे शरीर से अभी भी साबुन की महक आ रही है। तुम आग से खेल रही हो? ओह नहीं, बात बढ़ गई। अब क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योटो में रहने के दौरान तुम बाईं तरफ सोना, मैं दाईं तरफ सोऊंगा। बॉस, यूएवा ग्रुप के उन दीमकों को मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बहुत अच्छे। वैसे बॉस, आपके व्यक्तिगत ईमेल पर अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र मिला है। क्या आप यूएवा ग्रुप की ओर से इसमें भाग लेना चाहेंगी? हाँ, मैं चाहूंगी। यह न केवल यूएवा ग्रुप के लिए है, बल्कि हमारे अगले कदम के लिए भी है, ताकि हम बो ग्रुप के साथ सहयोग की नींव रख सके। अगला सहयोग? मैं जीत के मंच पर यूएवा ग्रुप और बो ग्रुप की सहयोग योजना की घोषणा करूंगी, जिससे जनमत का प्रभाव सबसे अधिक हो सके। बॉस, आप बहुत बुद्धिमान हैं। इस तरह से यूएवा ग्रुप के शेयरों की कीमत निश्चित रूप से आसमान छू लेगी। अगर हमें जीतना है तो हमें बहुत शानदार तरीके से जीतना होगा। सुना है कि जियांग नियान भी यूएहुआ का प्रतिनिधित्व करते हुए डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रही है। यह बुरी लड़की बहुत चालाक है, उसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देना चाहिए। यह प्रतियोगिता हमारे लिए वापसी करने का एक बहुत अच्छा मौका है। हम दोनों परिवारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और याओ याओ का पूरा समर्थन करना होगा। मुझे खिताब जीतने का पूरा भरोसा है। ठीक है,
मैं अपने सारे संपर्कों का उपयोग करूंगा ताकि याओ याओ का रास्ता साफ हो सके और कोई गलती ना हो। याओ याओ, तुम पूरी लगन से तैयारी करो। मैं और तुम्हारी माँ पीछे से तुम्हारे लिए सब संभाल लेंगे। जब दोनों परिवार एक साथ मिल जाएंगे तो हम फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। जियांग नियान नियान, मैं तुम्हें निश्चित रूप से बुरी तरह से हराकर सबक सिखाऊंगी। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं आपको ड्राई क्लीनिंग के पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है, कपड़े बदलने का समय नहीं बचा है। हेलो जुनलिन, जब तुम आओगे तो मेरे लिए कपड़ों का एक जोड़ा ले आना। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हारे कपड़ों पर हर जगह दाग लगे हैं। अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो इससे निश्चित रूप से इस बड़ी प्रतियोगिता की गरिमा पर असर पड़ेगा। इस हालत में भी प्रतियोगिता में आने की हिम्मत की, यह तो बहुत ही गंदा लग रहा है। वाकई इसे अपनी सीमा का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल सही। अरे दीदी, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? ये तो प्रतियोगिता का बहुत बड़ा अपमान है। हूँ, ऐसी शक्ल के साथ युवा ग्रुप की तरफ से प्रतियोगिता में जाना चाहती हो? कितनी बेशर्म हो। अगर ऐसे लोग भी अंदर जा सकते हैं तो फिर प्रतियोगिता के स्तर का क्या होगा? जल्दी यहाँ से जाओ। मेरे पास आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता में शामिल होने की योग्यता है, तो मुझे अंदर जाने से रोकने वाले कौन होते हो? जरा अपना ये हुलिया तो देखो, कौन सा जज तुम्हें देखना भी चाहेगा? इससे अच्छा तो यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखता हूं उसे रोकने की हिम्मत कौन करता है। मैं देखता हूं कौन उसे रोकने की हिम्मत करता है। माफ करना, रास्ते में कुछ वजह से देर हो गई। छोटी मालकिन, यह कपड़े प्रेसिडेंट बो ने आपके लिए तैयार किए हैं। जुनलिन, आपका शुक्रिया। मेरी पत्नी युवा ग्रुप की एक प्रतियोगी के रूप में कानून के हिसाब से भाग ले रही है। अगर किसी और ने रोकने की हिम्मत की या कुछ और कहा तो उसका नतीजा बुरा होगा। प्रेसिडेंट बो, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिसेज बो, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। सामने वाला चाहे कोई भी हो, तुम्हें कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। मुझसे आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जुनलिन भैया, आप इस गांव वाली का कुछ ज्यादा ही साथ दे रहे हैं। एक अनपढ़ जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, वो भी इस मुकाबले में जाना चाहती है। यह तो वाकई मजाक है। नियान नियान अपनी काबिलियत के दम पर है, तुम लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ फालतू की बातें करना जानते हैं। मैं भी देखता हूं तुम कब तक उसे बचा पाओगे। वो परिवार का सारा कारोबार इसी ने बर्बाद किया है। ये नाटक बंद करो, तुम लोग अब वो परिवार के सदस्य नहीं रहे। जियांग नियान नियान, जब सब तुम्हारी बेइज्जती करेंगे तब तुम रोना मत। उम्मीद है तब भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी ही हंसी होगी। मुकाबले का समय होने वाला है। इन फालतू लोगों की वजह से जरूरी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो। स्वर्ण पदक मेरा ही होगा। मैं जुनलिन भैया को दिखा दूंगी कि तुमसे शादी करना कितना गलत फैसला था। आगे चलिए हम आनंद लेते हैं देश भर से आए डिजाइनरों की रचनात्मक कृतियों का। अमेरिकी चीनी डिजाइनर एलेना ली सबसे पहले मंच पर आ रही है। उनकी कृति भविष्य की दहलीज पूरी तरह से भविष्य की झलक दिखाती है। इसके ठीक बाद है अफ्रीकी कलाकार कमारा इदुम। प्रतियोगिता के लिए उनकी कृति पूर्वजों का गीत, उसमें गहरी सांस्कृतिक विरासत और जीवन की शक्ति है। दीदी, मैं तुमसे पक्का जीत जाऊंगी। तुम मेरी पृष्ठभूमि और संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम पहले ही प्रतियोगिता छोड़ दो। प्रतियोगिता काम के दम पर जीती जाती है, न कि मीठी मीठी बातों से। अभी अंक नहीं आए हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये भी तय नहीं है। तो फिर इंतजार करते हैं। उम्मीद है कि तुम तब अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगी। प्रेसिडेंट बो, एक जरूरी फोन आया है। मैं एक फोन सुनता हूँ। ठीक है। लगता है जुनलिन काम के सिलसिले में व्यस्त होने वाले हैं। सभी प्रतियोगियों का धन्यवाद इतने शानदार प्रदर्शन के लिए। अब बस 2 आखिरी कृतियां बची हैं, जो है नंबर 7 की अनंत प्रकाश।
जियांग याओ याओ द्वारा पहनी गई अनंत प्रकाश बेहद आलीशान है। नंबर 12 की भोर। जियांग नियान की बोर वो शालीन भी है और जोश से भारी भी। कृपया सब लोग शांत रहे। हालांकि हमारे सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई थी, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि इस प्रतियोगिता में पूरा इंसाफ होगा। मुझे यकीन है कि आप सबके मन में भी पहले से ही एक फैसला होगा। ये जियांग याओ याओ पिछले साल की गोल्ड मेडल विजेता है, लगता है इस बार भी वही जीतेगी। ऐसे समय में उसे इनाम देना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। वह जियांग नियान सिर्फ एक मामूली सी नई खिलाड़ी है। बधाई हो मिस जियांग याओ याओ, अनंत प्रकाश के साथ एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतने के लिए। रुकिए, आप इंतजार क्यों नहीं करते जब तक सिस्टम ठीक ना हो जाए और सीधे नतीजे क्यों सुना रहे? गोल्ड मेडल के लिए हुनर और पहचान की जरूरत होती है। तुम जैसी गांव से आई हुई मामूली और अनजान लड़की के बस की बात नहीं है ये। प्रतियोगिता काम से जीती जाती है, सिर्फ नाम से नहीं। मैं तो बस एक निष्पक्ष फैसला चाहती हूँ। क्या आप जजों को सबके सामने दोबारा फैसला करने के लिए कह सकते हैं? फैसला हो चुका है। अगर तुम और तमाशा करोगी तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे तो बस एक सही फैसला चाहिए। तुम ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ और यहाँ से चली जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बो जुनलिन के सहारे तुम रातों रात कामयाब हो जाओगी और बड़े लोगों में शामिल हो पाओगी? मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मेरा काम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये यहाँ हंगामा कर रही है, कोई इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? किसने तुम्हें मेरी औरत को हाथ लगाने की इजाजत दी? इतने लापरवाही भरे पुरस्कार समारोह की डिजाइन प्रतियोगिता हमेशा निष्पक्ष चयन के सिद्धांत का पालन करती है। क्या ये सब सिर्फ दिखावा है? प्रेसिडेंट बो, यह सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। हम सच में डेटा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वैसे भी मिस जियांग याओ याओ पिछले कई सालों से लगातार प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत रही है। नियम के अनुसार इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए था। तुम पीछे जाओ और जांच करो कि आखिर बात क्या है। जी प्रेसिडेंट वो। जुनलिन भैया, क्या इतना बखेजा खजा करने की जरूरत है? कुछ लोग हारने के बाद जिद करना छोड़ देना चाहिए। यह जियांग नियान सच में इसे अपनी सीमाओं का पता नहीं है। हारने के बाद इंसान को शालीन रहना चाहिए, लेकिन यह तो इतना हंगामा खसा कर रही है। मिस जियांग याओ याओ के काम की इंडस्ट्री के भव्य दिग्गजों ने बार बार तारीफ की है। सही कहा। वह तो इंटरव्यू में भी आई है। क्या मैं एक निष्पक्ष और सही परिणाम की हकदार नहीं हूँ? कुछ लोग तो सच में ठोकर खाए बिना नहीं समझते। भले ही जुनलिन भैया तुम्हें लाड करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ बदतमीजी करती रहो। सब लोग कृपया शांत रहे। जब वोटिंग सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हम डेटा की जांच जरूर करेंगे। प्रेसिडेंट बो, सिस्टम ठीक हो गया है। यह कैसे हो सकता है? डेटा गायब कैसे हो गया? कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसाफ पाने की, लेकिन इस सिस्टम में कहीं भी उसका नाम नहीं मिल रहा है। शायद या तो मुकाबले की योग्यता में कोई दिक्कत है या फिर मुकाबले के दौरान कोई गलत काम किया गया है। लगता है तुम न सिर्फ हुनर में पीछे हो, बल्कि छोटी मोटी चालें चलने में भी माहिर हो। अभी किसी नतीजे पे मत पहुंचो। जियांग याओ याओ, तुम्हारा नतीजा अभी घोषित नहीं हुआ है। जरा जियांग याओ याओ का नतीजा चेक करो। जुनलिन भैया, नतीजा सामने आ चुका है। तुम्हें इस बुरी औरत का साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपनी मीठी बातों से तुम्हें खुश करना जानती है। अगर जुबान काम की नहीं है तो इसे चुप ही रखो। सारा दिन बस बोलती ही रहती हो, किसी झगड़ालू औरत की तरह। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं दिन में कितने कटोरे चावल खाती हूँ? तुम सब लोग इधर देखो, नतीजा आ गया है। ये 88वें नंबर का क्या चक्कर है? क्या यह आखिरी नंबर नहीं है? जो आखिरी नंबर पर है वो गोल्ड मेडल विजेता कैसे हो सकता है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? पक्का सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है। अभी जब कोई और काम करने में गलती कर रहा था तब तुम इतने तरह क्यों रहते? अब जब तुम्हारी बारी आई है तो ये सिस्टम की गलती हो गई। मेरा काम आखिरी नंबर पर कैसे हो सकता है? जियांग नियान, पक्का ये तुम्हारी बिछाई हुई कोई चाल है? तुम जानबूझकर मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हारे जैसी गलत तरीकों से ऊपर पहुंचने वाली लड़की नहीं हूँ। तुम यहाँ ज्यादा सीधी बनने का नाटक करके मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। सिर्फ हंगामा खसा करने से तुम्हें गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा। जियांग नियान, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ?
निष्पक्षता और पारदर्शिता इस प्रतियोगिता की मर्यादा है। तुम खुद काबिल नहीं हो वो अलग बात है, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम धोखाधड़ी करो और याओ याओ को भी इसमें घसीटो। वो इतनी काबिल नहीं कि मैं उसके लिए अपना वक्त बर्बाद करूं। तुम झूठ बोल रही हो। पक्का ये तुमने ही किया है। तुम ही पीछे से चाल चल रही हो। बस बहुत हुआ। जियांग नियान को किसी बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार मुझे पता चल गया कि किसी ने धोखाधड़ी की है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये गंवारी लचकी सच में हंगामा खर्चा करना जानती है। लगता है मामला इतना सीधा नहीं है। क्या सच में प्रतियोगिता में कोई गहबा है? क्या किसी को अंदर की बात पता है? जाकर पूरी जांच करो। जी प्रेसिडेंट बो, आप सभी जूरी के अध्यक्ष के रूप में मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं आप सबके सवालों का जवाब दूं। इस प्रतियोगिता की जजों की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और सही है। वोटों की गिनती के सिस्टम को सुधारने के बाद हमें कुछ समस्याओं का पता चला है। क्या सच में कुछ गड़बड़ पकड़ी गई है? क्या वाकई किसी ने नकल करके इनाम जीता है? यह तो बहुत बड़ी खबर है। सही कहा। जियांग याओ याओ की प्रतियोगिता की कलाकृति में नकल की गंभीर समस्या पाई गई है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उनकी भागीदारी रद्द की जाती है। नहीं, मैंने कोई नकल नहीं की है। पक्का तुमने जियांग नियान से कोई फायदा उठाया है और जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो। बिना सबूत के बेकार की बातें मत करो। अपनी उन पुरानी चालों से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ है? जियांग नियान, कृपया अपनी जुबान पर लगाम दो। अध्यक्ष, जजों का ऐसा फैसला सबके मन में प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर देगा। आखिर सच क्या है? साफ साफ बताइए। हमने कई सबूतों की जांच की है जो जियांग याओ याओ की नकल की बात साबित करने के लिए काफी हैं। अगर कोई ऐतराज है तो आप कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। मैं इसे नहीं मानती। वो तो बस एक गांव की मामूली देहाती है जो ठीक से स्कूल भी नहीं गई है। जब मैं विदेश में इनाम जीत रही थी तब वो गांव में मुर्गी और सूअरों की देखभाल कर रही थी। अफसोस कि तुम्हारे वो विदेश में जीते हुए सारे इनाम सिर्फ तुम्हारा झूठा और दिखावटी फरेब थे। तुम्हारे लिए कौन सबूत दे सकता है? मैं दे सकती हूँ। वह हुवागुओ है। क्या वह बेहतरीन काबिलियत वाली युयुलान है? कहा जाता है कि वह न केवल कई देशों की भाषाएं बोल सकती है बल्कि उसमें सैकड़ों तरह के हुनर भी हैं। इस क्षेत्र का हर कोई जानता है कि वह कितनी काबिल है। आज किस्मत से उसके दर्शन हो गए। गुरुजी, क्या आप अपनी यात्रा से वापस आ गई? अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम्हारा साथ कैसे देती? तुम लोगों ने गंदी चालें चलकर बार बार मेरी शिष्या को परेशान किया है। आज मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा कि अपनी उन घटिया हरकतों से तुम मेरी शिष्या को ये गोल्डन स्टैच्यू अवार्ड हासिल करने से रोक लोगे? मेरी शिष्या ही इसकी असली हकदार है। तारीफ के लिए शुक्रिया गुरुजी। याद रखना, ये कामयाबी तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। मैं समझ गई। सच में सोचा नहीं था कि उसके पीछे वाकई युलान का हाथ होगा। यह जिद्दी लड़की वाकई बहुत चालाक निकली। इसने तो हमें बुरी तरह बेवकूफ बनाया। तुम लोग अगर फिर से कोई गंदी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। भले ही ये देहाती आपकी शिष्या हो तो क्या हुआ? फिर भी ये रहेगी तो बेकार ही, किसी काम की नहीं। अगर ये बेकार है तो फिर तुम क्या चीज हो? मेरी ये प्यारी शिष्या अद्वितीय दिव्य चिकित्सक भी है, चित्रकार जियून भी है और आज की दुनिया की मशहूर म्यूजिक मेस्ट्रो आयरीन भी है। तुम लोग भले ही इसकी पहचान की परवाह न करो, लेकिन ये जरूर सोच लेना कि क्या तुम इसके पीछे खड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हो, जैसे कि मुझसे। गांव से आई एक गंवार लड़की वाकई अच्छी कहानियां बुन लेती है। अगर इसे जुनलिन भैया का साथ न मिला होता तो इसकी क्या हैसियत थी कि यहाँ खड़ी हो पाती? तुम जिस हैसियत की बात कर रही हो वो तुमने सिर्फ धोखे और गंदी चालों से हासिल की है। वो सब दिखावटी है। अब ये खेल खत्म हुआ। चूंकि किसी को विश्वास नहीं है तो सच को खुद बोलने दो। तो उसकी काबिलियत इतनी जबरदस्त है, हमारा उससे मुकाबला बस ना के बराबर है। ये सब बस दिखावे के लिए बनाई गई पहचान है। दूसरे युवा मास्टर बो, अगर तुम्हें शक है तो तुम खुद जांच कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कृपया अपनी हैसियत देख लो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि हमसे दुश्मनी मोल ले सको? जियांग नियान, भले तुम्हारी ये पहचान सच ही क्यों ना हो तो क्या, ये सब बस झूठी शोहरत है। झूठी शोहरत?
तुम वाकई अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो। बॉस, खबर पक्की है। इन सब ने आपस में हाथ मिलाया और यूएहुआ ग्रुप के राज बेच दिए। तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए माँ की मेहनत और कंपनी के भले को दांव पर लगा दिया। तुम किस हक से हम पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें पूरी तरह बर्बाद कर दोगी? आज मैं तुम सबका असली चेहरा बेनकाब कर दूंगी। इस फाइल में लेन देन के सारे सबूत और रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह अब कानूनी मामला बन चुका है। बॉस, ये सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं। जियांग नियान नियान, आज तुम भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगी। जियांग नियान नियान, आज तुम भी बचकर नहीं जा पाओगी। जियांग याओ याओ, मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। पागल? तुमने मुझे पागल कहा? जियांग नियान नियान, अगर तुम नहीं होते तो मेरा सब कुछ बर्बाद नहीं होता। तुम सबको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। जियांग याओ याओ, अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों पर मत डालो। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। मेरे शिष्य को परेशान करने की हिम्मत की, तो अब देखो परेशान होना कैसा होता है। तुम लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये दवा क्या है? मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगी। सभी शामिल लोग कृपया हमारे साथ थाने चलकर जांच में मदद करें। न्यान 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 न्यान, उसकी सेहत हाल ही में बिल्कुल ठीक रही है। ये क्या हुआ? नियन नियन, वह माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? न्यान न्यान, माँ बनने वाली है? मैं पिता बनने वाला हूं। हाँ, इसकी नब्ज देखकर लगता है कि उसे माँ बनने वाली हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। ये बच्चा, लगता है वह माँ बनने वाली थी, पर उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। हाँ, न्यान न्यान, हमारा बच्चा आने वाला है। मैं पिछले कुछ समय से सच में बहुत व्यस्त थी। मैंने अपनी सेहत का जरा भी ध्यान नहीं रखा। न्यान न्यान, आज के बाद से मैं तुम्हारा और बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। बच्चे ने मुझे लात मारी। तुम्हें क्या लगता है हमारा बच्चा किसकी तरह दिखेगा? आओ। अभी तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, मुझे कैसे पता होगा? न्यान, हमने साथ में बहुत कुछ सहा है। अब मुझे समझ आया है कि असली खुशी तुम्हारे साथ होने में है, एक मुकम्मल परिवार के साथ। जुनलिन, हमेशा मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।